हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? मजे में? ठीक है। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का सेकंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ एलिमेंट। तो आज हम लोग वन शॉट लेक्चर में ये पूरे टेबल में मतलब पूरे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है तो वो हम लोग आज स्टडी करने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि भाई कौन से साइंटिस्ट आए, सब लोगों ने कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल के को डिस्क्राइब किया, अभी हम लोग कौन सा पीरियोडिक टेबल फॉलो कर रहे हैं, किस कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, वो आज हम लोग ये चैप्टर में सब लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो तो ये मेरा हेडिंग है। देखो इसमें क्या लिखा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे कि देखो सबसे पहले रहेगा बच्चों लोग आपका एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। अभी एलिमेंट्स क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस किया जाता है, वो आज हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेकंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आता है डोबेराइन ट्रेड्स। अभी डोबेराइन ट्रेड्स क्या है, कौन है डोबेराइन, ये कौन बंदा है क्या? यस, दिस इज ये साइंटिस्ट है। तो इसने सबसे पहले है ना पीरियोडिक टेबल के बारे में मतलब स्टार्ट किया था भाई। स्टार्टिंग जर्नी किसने किया था? डोबेराइन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट कौन आया था? न्यूलैंड आया था, तो उसका बेसिस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। उसके बाद नेक्स्ट कौन आया था? मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल आया था। तो मेंडेलियस ने भी क्या किया, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इसका ज्यादा ये है कि भाई तुम लोगों का पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? मेंडेलिव का है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन आया था बच्चों लोग? आपका हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट है, उसने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये पूरे चैप्टर्स में। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटफट। देखो तो सबसे पहले हम लोगों ने देखते हैं मैटर। अभी मैटर होता क्या है? मैटर का मतलब क्या कुछ मारा मारी होता है क्या? नहीं, मैटर का मतलब क्या होता है, सर सिंपल सी बात है। कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, दे हैव अ मास, द ऑब्जेक्ट दे हैव अ मास एंड दे ऑक्यूपाई अ स्पेस, दिस इज नोन एज अ मैटर। तो यहाँ पे हम लोग पहले डेफिनेशन लिखते हैं। द ऑब्जेक्ट या द हाँ द ऑब्जेक्ट they have a mass, they have a mass and they occupy a space is known as matter, is known as मैटर। अभी आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल दे दो। चलो सपोज सिंपल सी बात है, ये मेरा मार्कर है, मार्कर को मैंने क्या कर दिया, देखो ये मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर मैंने मार्कर को रख दिया। तो मार्कर ने क्या कर दिया या पेन ने क्या कर दिया, मेरे जो हाथ के ऊपर का इतना स्पेस क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया। अभी मुझे पता इसका कुछ ना कुछ तो वेट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसका वेट रहेगा। चलो कितना है, 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग, एक टाइप का मैटर हो जाएगा। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाला है कि मैटर होता क्या है और मैटर को लेके और पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट्स उसमें क्या रिलेशन है वो हम लोग देखने वाले। चलो हम लोग जब स्टार्ट करते हैं बच्चों लोग, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले रहता है बच्चों लोग आपका मैटर। क्या रहता है? मैटर। अभी मैटर को किस में क्लासिफाइड किया जाता है? सर मैटर को क्लासिफाइड किया जाता है दो पार्ट में। कौन से पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है? सबसे पहला वाला होता है एक प्योर सब्सटेंस। क्या होता है बच्चों लोग? आपका प्योर सब्सटेंस होता है। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट कौन सा मैटर का? दिस इज नोन एज योर मिक्सचर। अभी मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, वो हम लोग देखते हैं। चलो तो प्योर सब्सटेंस के अंदर हम लोग दो पार्ट देखते हैं। एक पार्ट होता है आप लोगों का एलिमेंट और सेकंड वाला पार्ट होता है आप लोगों का कंपाउंड। तो बच्चों लोग ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम लोगों का एटम के बारे या एलिमेंट के बारे में स्टार्ट हुआ और इसके आगे जाके ही पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कवरी हो गया। भाई पीरियोडिक टेबल क्या होता है और एलिमेंट को कैसे अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है मैटर। मैटर मतलब क्या? सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट दे हैव अ मास एंड दे ऑक्यूपाई अ स्पेस इज नोन एज अ मैटर। और मैटर के वापस दो क्लासिफाई किया जाता है। सबसे फर्स्ट वन इज योर प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज योर मिक्सचर। अभी प्योर सब्सटेंस में क्या आता है? एक आता है बच्चों लोग आपका एलिमेंट। क्या आ जाएगा? एलिमेंट। और सेकंड वाला क्या होता है बच्चों लोग आप लोगों का कंपाउंड होता है, बराबर। अब ये एलिमेंट होता क्या है, एलिमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो देखो अभी सिंपल सी बात है कि एलिमेंट के बारे में देखते हैं बच्चों लोग। तो एलिमेंट में भी तीन पार्ट आता है। कौन सा आता है? सबसे पहला वाला आता है बच्चों लोग आपका मेटल। कौन सा है आप लोगों का? मेटल। सेकंड वाला क्या रहता है बच्चों लोग आप लोग का? नॉन मेटल। कौन सा रहेगा? नॉन मेटल। एंड लास्ट वन इज योर मेटेलॉइड्स। क्या रहेगा तुम्हारा? मेटेलॉइड्स। ठीक है,
तो ये आप लोगों के एलिमेंट 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज योर मेटल, सेकंड इज योर नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज योर मेटल्स। अभी अभी आप लोग तो पता रहेगा मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है। मेटल्स के कौन से प्रॉपर्टीज है सर, मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर मतलब सॉफ्ट रहता है। मेटल्स का होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स का क्या लो मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद मेटल्स का क्या रहता है बच्चों लोग आप लोगों का, मेटल्स का मतलब दिस इज योर गुड कंडक्टर, और नॉन मेटल्स का होता है आप लोग के बैड कंडक्टर। मतलब ऐसे आप लोगों ने अभी तक के डिफरेंस बिटवीन देखा रहेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो वही होता है, एलिमेंट्स में 3 पार्ट्स आते हैं, मतलब एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर मेटल, सेकंड वन इज योर नॉन मेटल, थर्ड वन इज योर मेटलॉइड्स। अब आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है भाई, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, मेटल्स का ही, या मेटल मेटल का हो सकता है, मे बी नॉन मेटल मेटल का हो सकता है, या मे बी नॉन मेटल का हो सकता है। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। मतलब ये एलिमेंट्स मतलब ये कंपाउंड मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या होता है बच्चों लोग आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी नेक्स्ट, अब ये तुम लोगों का मिक्सचर है। सर मिक्सचर को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, देखो मिक्सचर को क्लासिफाई करने के लिए मेरे पास 2 पार्ट है। मिक्सचर को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है होमोजीनियस, क्या होता है बच्चों लोग आपका, होमोजीनियस, और दूसरा वाला क्या होता है बच्चों लोग आपका, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। तो देखो सिंपल सी बात है, मिक्सचर को क्लासिफाई कितने पार्ट में किया जाता है, 2 पार्ट में किया जाता है। कौन सा, एक होमोजेनियस और दूसरा क्या है बच्चों लोग आपका, हेटेरोजेनियस। अब ये होमोजेनियस होता क्या है भाई, देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देने के बाद आप लोग को क्लियर का पता चलेगा कि होमोजेनियस क्या है और हेटेरोजेनियस क्या है। अभी चलो सिंपल सी बात है, चलो आपके घर में मेहमान आए, तो मेहमान आए तो आप लोगों ने क्या किया, आपकी मम्मी ने क्या किया भाई, उन लोग के लिए शरबत बनाया। तो शरबत में क्या, कौन सा, नींबू पानी बनाया। तो लेमन वाटर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले आप लोग का रहता है, ज्यादा क्वांटिटी में रहता है वो वाटर होता है। सेकंड वन इज दैट आपका लेमन जूस होता है। थर्ड वन क्या होता है आप लोग का, सॉल्ट होता है। उसके बाद आप लोगों का शुगर होता है। तो अभी ये चारों कंपोनेंट का मिला के एक मिक्सचर बना दिया ना। अभी मुझे बताओ, आप बोलेंगे सर ये मिक्सचर तो बना दिया, बट उसमें क्या है, डिफरेंस कैसे किया जाता है, होमोजेनियस कौन सा, हेटेरोजेनियस कौन सा है। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अभी मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने मिक्सचर बना के रख दिया। अभी मैंने बोला कि उसमें से मुझे शुगर सेपरेट करो, या उसमें जो मुझे सॉल्ट सेपरेट करके दे दो। इट इज पॉसिबल, यस और नो। भाई ये पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं सर दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे टाइप के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, होमोजीनियस मिक्सचर। द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेट आउट इजिली। क्या बोलने का, द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेट आउट इजिली इज नोन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। और व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोजीनियस मिक्सचर, सर इसका उल्टा बोलो। क्या उल्टा बोलने का, सो सिंपल, द मिक्सचर कैन बी सेपरेट आउट इजिली इज नोन एज, क्या रहेगा बच्चों लोग आपका, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब एक एग्जांपल दो, रेगुलर लाइफ में आप लोगों ने देखा रहेगा भाई, वो बेल खाते हैं कि नहीं, मुरमुरा वाला बेल। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है भाई, मुरमुरा रहता है, पापड़ी रहता है, उसके बाद आप लोगों का शेंगदाना रहता है, चना रहता है। तो ये मुझे बताओ सिंपल, मैंने आपको बेल दे दिया, आप उसमें से शेंगदाना सेपरेट कर सकते हैं, पापड़ी सेपरेट कर सकते हैं, मुरमुरा भी सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कौन सा टाइप का मिक्सचर हो गया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। बट सर हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है क्या, नहीं ये चैप्टर में पढ़ना नहीं है, बट हम लोगों को क्या स्टार्ट करने का, मैटर। तो मैटर का ये पूरा इंपॉर्टेंट टेबल है कि इसमें मतलब मैटर क्लासिफाइड 2 पार्ट में होता है। कौन सा, एक प्योर और दूसरा क्या रहेगा, मिक्सचर। और प्योर वापिस किस में क्लासिफाइड होता है, एलिमेंट, और देन होता है तुम्हारा कंपाउंड। और फिर ये एलिमेंट किस में क्लासिफाइड होता है, मेटल, सेकंड वन इज योर नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज योर मेटलॉइड। तो हम लोगों को ये पढ़ना है। तो ये कभी पढ़ना है सर, ये नेक्स्ट ईयर आने वाला है, 11th स्टैंडर्ड आने वाला है, तो 11th में हम लोग को ये आगे भी पढ़ना पड़ेगा। डन, चलो अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखो। तो चलो अभी चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पीरियोडिक टेबल इज अ टेबुलर मेथड ऑफ डिस्प्लेइंग द एलिमेंट इन such a way that the element in a such a way that the elements having the similar properties occur in the same vertical column or group। अभी आप बोलेंगे सर ये वर्टिकल कॉलम क्या है, ये ग्रुप क्या है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल में, मतलब पूरे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को अभी भी कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है पूरे पीरियोडिक टेबल में। आप बोलेंगे सर ये छोड़ के अदर भी एलिमेंट्स है क्या, हाँ यस, ये छोड़ के आगे भी एलिमेंट्स है, मतलब वो रिसेंटली डिस्कवर करके हो गया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या अदरवाइज दिस इज नोन एज अ मैनमेड एलिमेंट्स। आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय मैनमेड, मैनमेड का मतलब होता है जो रिसर्चर होते हैं, वो रिसर्च या साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर दिया रे, रिएक्शंस करके हम लोगों ने क्या कर दिया रे, एलिमेंट को डिस्कवरी किया। बट वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है क्या,
नहीं, अभी तक पीरियोडिक टेबल में अरेंज नहीं किया। तो पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया है सर? अभी तक हम लोग कितने एलिमेंट को अरेंज किया है? 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया है। और हम लोग ये पूरे टेबल में हम लोग कितने देखने वाले हैं? 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले। उसके आगे पढ़ने का है क्या? हाँ, पढ़ सकते हैं, वो कभी आप लोग का फ्यूचर स्टडीज के लिए। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट इस पे जाते हैं। देखो अभी यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है कि सबसे पहला वाला साइंटिस्ट कौन था जी, जिसने कि पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिया। तो सबसे फर्स्ट वाला साइंटिस्ट जो है उसका नाम है डोबेराइन ट्रेड्स। अब ये डोबेराइन क्या था? ट्रेड्स का नाम मतलब क्या होता है? देखो ये डोबेराइन साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट मतलब उसने कुछ किया नहीं, कुछ मतलब एक सा रिएक्शंस वगैरह वाला कौन सा पार्ट नहीं किया, उसने थोड़ा सा स्टडी किया। तो उसको एक ऑब्जर्वेशन आया। अभी देखो हम लोग बैठे बैठे रहते, हम लोग के पास कुछ काम नहीं रहता, तो हम लोग कोई तो चीज को नोटिस करते हैं, फिर आप लोग को लगता है ना कि भाई मैंने ऑब्जर्व किया, इसमें ऐसा, ये टाइम के बाद ये ऐसा होता है। तो वैसे उसने एक ऑब्जर्व किया। तो क्या ऑब्जर्व किया और उसको कैसे अप्लाई किया, हाउ टू अरेंज द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, तो हम लोग आज देखने वाले। तो चलो सबसे पहले देखो क्या दिया, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। अभी आप बोलेंगे सर ये एटॉमिक मास क्या है, ये पहले मुझे बताओ, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डोबेराइन ट्रेड्स का। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं बच्चों लोग। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्या होता है बच्चों लोग आपका एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं सर? कैपिटल जेड। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और क्या रहेगा बच्चों लोग आपका? इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर के बारे में। सेकंड वाला क्या होता है सर? एटॉमिक मास नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर को किससे डिनोट किया जाता है सर? एटॉमिक मास नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए। तो चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, द नंबर ऑफ या द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या बोलने का? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज क्या रहेगा बच्चों लोग आपका? एटॉमिक मास नंबर। तो ये होता है तुम्हारा एटॉमिक मास नंबर। तो जो डोबेरन जो था, इसने हम लोगों ने जो भी एलिमेंट को किसके बेसिस अरेंजमेंट किया था? एटॉमिक मासेस के बेसिस में। किसके बेसिस में अरेंज किया था? एटॉमिक मासेस। अभी उसके आगे देखो क्या दिया, द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट। तो इसने क्या किया सर? 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। मतलब अभी बोलते हैं ना पेयरिंग करते हैं हम लोग, कैसे 3 दोस्त एक बेंच पे बैठते हैं, तो वैसे इसने क्या किया? 3 एलिमेंट्स का एक पेयर बना दिया। तो हैविंग अ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ऑब्टेन द एटॉमिक मासेस ऑफ अ मिडल एलिमेंट। ये देखो ये एग्जैक्टली उसका ट्रेड है। क्या? द एटॉमिक मास ऑफ अ मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रेड being the nearly equal to the average of the atomic masses of the other 2 elements। मतलब क्या होता है सर? देखो सिंपल एक लॉजिक में बता देता हूं। मेरे पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है उनको इसने किसके बेसिस अरेंज किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है। सेकंड वाला पॉइंट क्या है सर? ये तीनों को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस अरेंजमेंट किया था। तो इसमें से जो मिडल वाला एटॉमिक नंबर रहेगा या मिडल वाला जो एलिमेंट रहेगा, इसका जो एटॉमिक मास रहेगा, ये पहले और तीसरे का मीन रहेगा। मीन का मतलब क्या? मैथ्स में तो पढ़ा रहेगा। मीन मतलब होता है बच्चों लोग, दोनों भी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को एडिशन करो और डिवाइड बाय क्या करने का? 2 करने का। अभी डिवाइड बाय 2 क्यों गया? बिकॉज मैंने 2 ही एलिमेंट लिया। सपोज मैं 3 एलिमेंट लेता तो डिवाइड बाय क्या करता? 3। तो वैसे ही मेरे को 3 एलिमेंट का ग्रुप है, इसमें से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास रखा। जो मिडल वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास है, ये बाकी के रेस्ट ऑफ 2 जो एलिमेंट रहेंगे उनके एटॉमिक मासेस का क्या है? मीन है। तो ये है तुम्हारा डोबेराइन का ट्रेड। तो वापस एक बार हम लोग देखते हैं, द एटॉमिक मासेस ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्रेड बीइंग नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे। तो देखो, तो चलो यहाँ पे एग्जाम्पल का मैंने टेबल लिख के दिया, तो मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देता हूँ, बाकी के 2 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, और एग्जाम में जब भी बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा टू एक्सप्लेन डोबेराइन ट्रेड्स, तो आपको सबसे पहले डोबेराइन्स का अभी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में जो बताए थे पॉइंट्स वो लिखना पड़ेगा, और सेकंड इसमें से कौन सा भी एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो, तो ही आप लोगों को 2 मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपका 1 ही मार्क्स मिलेगा ट्रेड्स का। तो देखो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कौन सा? लिथियम है। सेकंड वाला क्या है बच्चों लोग? मेरे पास सोडियम है। एंड थर्ड वाला क्या है? मेरे पास पोटेशियम है। तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना आता है सर? 6.9 आ रहा है। उसके बाद तुम लोगों का पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना आ रहा है सर? पोटेशियम का एटॉमिक मास आ रहा है तुम्हारा 39 आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर 60, ये क्या करने का? इन दोनों का मीन निकालते। तो देखो 6.9 प्लस
39 डिवाइड बाय मैंने क्या किया 2 किया। अभी मुझे बताओ 39 प्लस 6 कितना आएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे 39 प्लस 6 कितना आएगा 45, 45 पॉइंट कितना आएगा बच्चों लोग आपका 9 डिवाइड बाय कितना आएगा 2 आ जाएगा। मुझे बताओ 45.9 है, इसको अप्रोक्सीमेशन में मैं सपोज 46 बोलूं तो चलेगा क्या, बिकॉज 0.9 है ना, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन इसको क्या बोलते हैं 46 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 तो आंसर कितना आएगा बच्चों लोग आपका 23 आएगा। कितना आंसर आ रहा है 23। तो ये 23 किसका मास है सर, यहाँ पे लिखो सोडियम का मास है। किसका मास है तुम्हारा, सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है तुम्हारा 23। तो ये है तुम्हारा डोबेराइन ट्रेड्स। तो वही बोला उसने कितने का ग्रुप बना दिया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिया। उसमें से एक एलिमेंट का जो मास आता है वो रिमेनिंग 2 एलिमेंट के मासेस का क्या रहता है, मीन रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, तो इसको लिखते समय कैसे लिखा, ऊपर लिथियम लिखा, नीचे पोटेशियम लिखा और बीच में मैंने क्या हाईलाइट किया है, सोडियम। क्यों, बिकॉज उससे पता चलता है ये ऊपर और नीचे वाला जो एलिमेंट है इनका एटॉमिक मासेस का जो मीन रहेगा वही क्या रहेगा बच्चों लोग आपका मिडल वाला वैल्यू रहेगा, जो कि है 23 सोडियम का। सेम एज इट इज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे बताओ ये डोबेराइन ने तो ये बता दिया कि उस ट्रेड के हिसाब से उसने एलिमेंट को अरेंज कर दिया, बट वो आगे जाके सक्सेसफुल हुआ क्या, नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज उसने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया था क्या, नहीं। उसको जितना आ रहा था, जितना उसने ऑब्जर्वेशन किया था, नोटिस किया था, उतना ही उसने अप्लाई कर दिया था और लिख के दिया था। चलो उसके आगे देखते, उसके आगे देखो क्या दिया है, लिमिटेशंस ऑफ डोबेराइन ट्रेड्स। अभी क्या क्या लिमिटेशंस आए थे डोबेराइन्स को देखते हैं। देखो, इट इज फेल टू अरेंज all the known element in the form of a trade even having the similar properties। मतलब डोबेराइन को एलिमेंट्स के बारे में पता था, मतलब ऐसा नहीं कि सारे एलिमेंट्स के बारे में पता था, थोड़ा बहुत एलिमेंट्स के बारे में पता था, बट उसने क्या किया, वो थोड़ा मत, सपोज फॉर एग्जांपल मैं डोबेराइन हूं, तो डोबेराइन को मैं डोबेराइन हूं, मेरे पास 50 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है 50, बट 50 में से मैंने 20 या 30 को ही अरेंज किया, बाकी को 20 को अरेंज किया था क्या, नहीं किया था। क्यों, बिकॉज उसको उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उसको पता है, बट तो उसके ट्रेड के हिसाब से वो फॉलो कर रहे थे क्या एलिमेंट, नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए डोबेराइन क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले फेल हो गया। सेकंड वन क्या है, he could identify only a few such a trades and so the law could not gain importance। मतलब क्या है सर, उसने क्या किया कि थोड़े से ही एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए वो सक्सेसफुल हो गया, बट बाकी के एलिमेंट्स के बारे में अरेंज करना वो सक्सेसफुल हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसके वजह से ये लॉ, मतलब ये लॉ बोलो या जो भी रूल है वो फॉलो हुआ क्या, आगे नहीं सर, फॉलो ही नहीं हुआ। इसका कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, नहीं, बट तो भी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा सर, सिंपल है कि डोबेराइन ये जो बंदा था वो सबसे पहला वाला साइंटिस्ट था जिसने कि एलिमेंट को अरेंज करने के लिए मतलब स्टार्टिंग किया। उसके बाद फिर मेंडेलियस आया, उसके बाद फिर हेनरी मोजले आया, तो वैसा वाला था। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट, ये हो गया सेकंड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट क्या, इन द ट्रेड्स ऑफ FeCO निकल, मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, all the three elements have a nearly equal atomic masses and thus does not follow the above law। मतलब क्या सर, देखो ये Fe का, कोबाल्ट का, निकल का, इन तीनों का भी एटॉमिक मासेस क्या है, नियरली है, सेम ही है, बट ये नियरली सेम है, बराबर है, बट ये फॉलो करेगा क्या, ये ट्रेड्स नहीं फॉलो करेगा। क्यों, बिकॉज दोनों का मास क्या रहेगा बच्चों लोग आपका, तीनों का सिमिलर रहेगा, नॉट कि एग्जैक्ट सेम रहेगा बट सिमिलर रहेगा, इसकी वजह से ये फॉलो नहीं करेगा। तो ये है तुम्हारी लिमिटेशन ऑफ डोबेराइन ट्रेड्स। देखो आप लोग के टेक्स्ट बुक में तो डोबेराइन ट्रेड्स के लिमिटेशंस के बारे में कुछ ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, बट मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिया कि जो कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो सके कि भाई डोबेराइन आगे जाके क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसके लिए। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जाता जिसका नाम था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, या न्यूलैंड साइंटिस्ट था, उसने उसका लॉ बनाया था ऑक्टेट रूल के हिसाब से। अभी आप बोलेंगे सर ऑक्टेट रूल्स क्या है, चलो देखते हैं। When elements are placed in a order of increasing atomic mass, एक यहाँ पे एक नोटिस करो भाई, डोबेराइन ने भी किसके बेसिस अरेंजमेंट किया था, एटॉमिक मासेस के बेसिस किया था। न्यूलैंड ने भी किसके बेसिस किया था, एटॉमिक मासेस के बेस किया था। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, मतलब क्या सर, ऑक्टेट्स से मतलब पता चलता है, ऑक्टेट्स का मतलब क्या आता है बच्चों लोग आपका 8, कौन सा नंबर आएगा बच्चों लोग आपका 8। मतलब ये जो तुम लोग का न्यूलैंड्स था,
न्यूलैंड्स ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंजमेंट किया था, बट उसने क्या किया था, एक पीरियड वाइज बनाया था। तो एक पीरियड में मतलब एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रो बनाया था, हॉरिजॉन्टल रो में कितने एलिमेंट रखे थे उसने, टोटल 8 एलिमेंट रखे थे, 8 एलिमेंट रखे थे। चलो देखते हैं, तो 8 एलिमेंट रखते हैं, मतलब उसने एक अरेंजमेंट किया था, और एवरी 8 पोजीशन पे जो एलिमेंट था उसका प्रॉपर्टी जो फर्स्ट वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट रखा उसके जैसे क्या हो रहा था, अरे मैच हो रहा था। तो देखते हैं अभी आगे क्या बोल रहा है वो, देखो एटॉमिक मास होगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर अ रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, वेट लाइक अ 8 नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। अभी 8 ऑफ द म्यूजिकल स्केल का मतलब क्या आता है, अभी मुझे बता, आप लोग तो टीवी देखते रह गए, टीवी में बहुत सारे ऐसे ये आते हैं, सारे गमप आता है, उसके बाद आप लोगों के जो कि बोलते हैं ना सिंगिंग वाले कॉम्पिटिशन्स वाले जो प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसमें कैसा होता है, बेसिक जब भी आपको सिंगिंग करना रहेगा तो आपको पहले ये आना चाहिए, आप बोलते हैं ना सा रे ग म प ध नी, नी के बाद वापस क्या आ रहा है बच्चों लोग, आपका वापस सा आ रहा है। भाई ये 8 पोजीशन पे वापस सा आ रहा है, स्टार्टिंग में भी सा आ रहा था, तो उसने वो वाला कंसेप्ट से क्या कर दिया था, एलिमेंट को रखा था कि एवरी 8th एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज वो फर्स्ट वाले एलिमेंट में जो फर्स्ट वाले जो ग्रुप में या पीरियड में जो अरेंज किया है वो एलिमेंट जैसे क्या हो रहा था, रे मैच हो रहा था। तो यहाँ पे वही दिया है, चेक करो, देखो सा रे ग म प ध नी, वापिस क्या आने वाला है बच्चों लोग, यहाँ पे सा मतलब वापिस कौन सा फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन। तो उसने कौन सा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे उसने अरेंजमेंट किया था। बट ये भी सक्सेसफुल हुआ क्या बंदा, नहीं हुआ सर, कुछ ना कुछ तो डाउट रहेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आया रहेगा उसको। हाँ बट इसने यहाँ तक तो थोड़ा बहुत कर दिया था। डोबेरॉय ने सिर्फ खाली ट्रेड्स के बारे में बताया था, बट डोबेरॉय ने उसका ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल वगैरह कुछ बनाया नहीं था। बट न्यूलैंड ने थोड़ा बहुत मेहनत कर लिया था, बट न्यूलैंड का थोड़ा बहुत आंसर मतलब उसका जो पीरियोडिक टेबल है तो वो सही है थोड़ा बहुत, कि भाई उसने क्या किया था कि जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें एवरी 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी किसके जैसा मैच हो रहा था, फर्स्ट। तो इसके लिए उसने क्या किया था, 8 पोजीशन पे जो एलिमेंट आ रहा है उसको कहां पे लिखा, डायरेक्टली फर्स्ट वाले ग्रुप में लिख दिया था। बट चलो इसके देखते जरा आगे का कि इसका क्यों फेल हो गया है। देखो सबसे पहले लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स। तो क्या है, इट कंटेन द एलिमेंट फ्रॉम ऑफ अ हाइड्रोजन टू थोरियम, मतलब इसने जो एलिमेंट, मतलब इसने जो तुम लोगों का जो पीरियोडिक टेबल बना दिया था मैं इसने, तो उसने क्या किया था, हाइड्रोजन से थोरियम तक ही उसने अरेंजमेंट किया था। उसके आगे क्या अरेंजमेंट किया था क्या, नहीं। उसके आगे क्या अरेंज किया था क्या, उसने नहीं किया था सर। क्यों नहीं किया था, उसके पीछे रीजन से क्या क्या रीजन आएगा, सब प्रॉपर्टीज मैच नहीं होता रहेगा तो कैसे भाई अरेंज करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या था उसके हिसाब से, एवरी 8th एलिमेंट वाला जो रहेगा वो फर्स्ट वाले जो ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स रहेगा उसके प्रॉपर्टी से मैच होना चाहिए। मैं प्रॉपर्टी नहीं मैच हो रहा है, अरेंज कर सकता है क्या, नहीं सर। तो देखते हैं, फर्स्ट वाला पॉइंट इज क्लियर। सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वेयर सिमिलर टू दैट द फर्स्ट एलिमेंट, ये हम लोगों ने देखा, यही बच्चों लोग आपका लॉ है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी, मेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो मेरिट्स क्या है, चलो देखते हैं। देखो, दिस क्लासिफिकेशन वर्क वेल फॉर द लाइटर एलिमेंट ओनली अप टू द कैल्शियम। मतलब अभी देखो ये बंदे ने ये जो कैल्शियम था, कैल्शियम किधर दिखाई दे रहा है, हाँ सर इधर दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो भी उसका जो है लॉ है न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ये कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम तक सही मान सकते हैं, बट कैल्शियम के आगे तक को सही मान सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, बिकॉज कैल्शियम तक कौन से एलिमेंट है बच्चों लोग, लाइटर एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, लाइटर। लाइटर मतलब क्या, जिनका मास क्या रहेगा, कम रहेगा, उसको बोलते हैं लाइटर एलिमेंट। नेक्स्ट, this classification gave us relation between the properties of the element and their the atomic masses। मतलब इसने क्या किया था सर, ये जो भी है एलिमेंट को अरेंज किसके बेसिस किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस किया था। तो उसने ये वाले पूरे इसमें क्लासिफिकेशन में उसने क्या दिया था, रिलेशन रखा था, किसका, रिलेशन बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मासेस में। और लास्ट वाला, it was shown by this classification for the first time that there exists a periodicity in the properties of the element। मतलब यहां से एक न्यू कंसेप्ट जनरेट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी। अभी पीरियोडिसिटी होता क्या है, अभी मुझे बताओ, सिंपल सी बात है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, हम लोग जो फैमिली से बिलोंग करेंगे हमारे अंदर भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा ना, तो वही होता है तुम्हारा एक पीरियोडिसिटी। बट वो कैसा, एलिमेंट के टर्म्स के लिए होता है, और मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो रेगुलर लाइफ के टर्म्स के लिए था। चलो आगे देखते क्या होता है उसके आगे। देखो, ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब देखो जैसे कि एडवांटेजेस होता है, डिसएडवांटेजेस होता है, वैसे मेरिट होता है और वैसे डीमेरिट्स भी होता है। तो आपको ड्रॉबैक बोलना है तो ड्रॉबैक बोलो, या डीमेरिट्स बोलना है तो डीमेरिट्स बोलो, दोनों का मीनिंग क्या आता है, सेम। बट ध्यान दो क्या दिया है, द लॉ ऑफ ऑक्टेव
was applicable only up to the calcium. अभी थोड़ी देर पहले बोला था ये सिर्फ खाली कैल्शियम के लिए एप्लीकेबल, उसके आगे के लिए एप्लीकेबल है क्या? नहीं। देखते हैं only for the lighter elements after calcium every eighth element did not possess the properties similar to that of the first element. मतलब कैल्शियम के बाद जितने भी एवरी एट एलिमेंट जो आ रहा था उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप से मैच हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। तो ये फर्स्ट उसका क्या था? ड्रॉबैक था। सेकंड, दिस क्लासिफिकेशन इज फेल व्हेन द हेवियर एलिमेंट बियॉन्ड कैल्शियम were arranged according to the न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मतलब उसने क्या किया था, जो भी मतलब ये बोलते ना एलिमेंट्स को अरेंज किया था, मतलब कैल्शियम तक सही किया था बट कैल्शियम के बाद वाले एलिमेंट को प्रॉपर्ली अरेंज कर सकता क्या? नहीं किया उसने। उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है न्यूलैंड्स अज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट। आप बोलेंगे सर डोबेरेन ने कितने किया? वो नहीं पता बिकॉज उसका कहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मैं बताता हूँ। डोबेरेन ने अप्रोक्सीमेटली, आई एम नॉट श्योर कि कितना है, बट अप्रोक्सीमेटली 19 to 20 एलिमेंट्स के बारे में उसने क्या कर दिया था? बता दिया था कि मतलब 19 to 20 एलिमेंट्स का ऐसा ग्रुप बना के 3-3 का ऐसा पेयर बना के उसने बता दिया था कि इतने ट्रेड्स है। तो न्यूलैंड्स ने कितना बता दिया था? तो न्यूलैंड्स ने कितना बोला था बच्चों लोग? उसने 56 एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज किया था। तो देखते हैं Newlands assumed that only 56 elements existed in a nature and no more element will be discovered in the future. And but later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. मतलब न्यूलैंड बंदे ने क्या बोला था कि नेचर में सिर्फ खाली 56 एलिमेंट है, 56 एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ऐसा न्यूलैंड ने तभी बताया था। बट अभी आप मुझे बताओ अभी के जमाने में हम लोग कितने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं? टोटल 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ बस चलो 56 के बाद वाले जो एलिमेंट्स है उनको प्रॉपर्टी के हिसाब से मैच किया तो ऑक्टेव जो फॉलो करेगा क्या? नहीं फॉलो करेगा सर। इसके लिए न्यूलैंड ने टोटल कितने एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था? 56 एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था कि भाई 56 से एग्जिस्ट करेगा, उसके आगे के एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट ये फेल हो गया। तो ये उसके क्या है बच्चे लोग? उसके डीमेरिट्स बोलो या ड्रॉबैक्स बोलो। तो ये देखो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि है तुम्हारा मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ। तो ये बंदे ने क्या किया ऐसा कि ये बंदे ने थोड़ा बहुत और डिस्कवरी कर दिया, और डिस्कवरी करने के बाद, डिस्कवरी मतलब क्या उसने क्या एलिमेंट डिस्कवर किया क्या? नहीं, एलिमेंट तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डिस्कवरी किया है, वो अलग बात है। बट ये बंदे लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन किस में आता है कि जो एलिमेंट है उसको अरेंज करने इज मोस्ट डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है? अभी आप मुझे बताओ, सिंपल एक एग्जाम्पल है, आपके स्कूल में तुम्हारे टीचर्स लोग आप लोग को सिखा रहे हैं बराबर, बट स्कूल को मैनेज करना ये किसके हाथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रिंसिपल के हाथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। प्रिंसिपल प्रॉपर मैनेज करेगा तो वही है ना। तो एलिमेंट डिस्कवर किया साइंटिस्ट लोगों ने, बट उसको प्रॉपर अरेंजमेंट करना, प्रॉपर्टी वाइज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज वाला, वो सारा काम किसका था? ये साइंटिस्ट लोगों का था। तो वापिस एक बार, सबसे पहले कौन आया था? डोबेरेन। उसके बाद कौन आया था बच्चों लोग? आपका न्यूलैंड। उसके बाद थर्ड वाला साइंटिस्ट कौन आ रहा है? मेंडेलियस। तो चलो देखते हैं उसके मेंडेलियस बंदे ने क्या किया। देखो मेंडेलियस भाई साहब ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू दिस, क्या अकॉर्डिंग टू दिस द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। भाई इसने भी क्या किया, जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कौन सा भी एलिमेंट है ऑन द बेसिस किसका अरेंज किया? एटॉमिक मास। मतलब डोबेरेन भी एटॉमिक मासेस किया, न्यूलैंड्स ने भी एटॉमिक मासेस के बेसिस ही किया। उसके बाद तुम लोगों का मेंडेलीव है, मेंडेलीव ने भी क्या किया दे बच्चों लोग आप लोग का एटॉमिक मासेस बेस ही अरेंजमेंट कर दिया। तो चलो उसके आगे देखते क्या होता है। ये फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकंड पॉइंट, डिमित्री मेंडेलियस अ रशियन केमिस्ट was the most important contributor to the development of the periodic table of the element, wherein the element were the arranged on the basis of their atomic masses and the chemical properties। मतलब ये तुम लोगों का जो मेंडेलिव्स है ये क्या था? सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल का मतलब अरेंजमेंट किया, किसके बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज बेसिस किया था एंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस किया था। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके नेक्स्ट वाला। देखो ये है तुम्हारा मेंडेलिव्स का पीरियोडिक टेबल जो कि मेंडेलिव्स ने बनाया था। कि मेंडेलिव्स ने और क्या क्या बनाया था सर? देखो मेंडेलिव्स ने और भी 2-3 कंसेप्ट बताया था, तो जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडेलिव ने सबसे पहले बोला था, एक सेकंड ना, हाँ, मेंडेलिव्स ने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कवरी किया था कि भाई यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट उसने डाला था, एक होता है ग्रुप और दूसरा क्या होता है बच्चों लोग यहाँ पे पीरियड। तो ये दो कंसेप्ट किसने डिस्कवर किए थे? मेंडेलिव ने डिस्कवर किया था। तो दो कंसेप्ट क्या है चलो देखते हैं। देखो तो ग्रुप का डेफिनेशन उसने क्या बोला था सर? देखो सिंपल सी बात है, द वर्टिकल कॉलम, क्या बोलने का? द
वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल ठीक है इज नोन एज ग्रुप, इज नोन एज ग्रुप रहेगा, बराबर है। और नेक्स्ट वाला क्या रहेगा बच्चों लोग यहाँ पे, द हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल इज नोन एज अ पीरियड। समझ में आ रहा है? सॉरी देखो, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों लोग, यहाँ पे ग्रुप मतलब क्या आएगा, द वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज अ ग्रुप। और लास्ट वाला द पीरियड का मतलब क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल रो इन अ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज अ पीरियड। अभी यहाँ से आप बोलेंगे सर स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था ना ग्रुप एंड पीरियड वाइज अरेंजमेंट किया था, तो वो कंसेप्ट यहाँ पे ही है। तो हॉरिजॉन्टल रो तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड्स बोलते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग, यहाँ पे ग्रुप्स बोलते हैं। तो अभी इसने क्या क्या किया चलो देखते हैं। ये तुम लोगों का मेंडेलिव्स का पूरा पीरियोडिक टेबल है, जो कि आप लोग के टेक्स्ट बुक में भी प्रिंटेड किया करके दिया है। तो देखो यहाँ पे मेंडेलिव्स ने सब कुछ कर दिया सर, पीरियोडिक टेबल के बारे में बता दिया था, ग्रुप के बारे में बता दिया था, पीरियड्स के बारे में बता दिया था। भाई उसने 63 एलिमेंट्स को भी अरेंज करके रखा था, बट किसके बेसिस किया था, देखो उस मेंडेलिव्स ने क्या किया था, ऑक्साइड्स बनाए थे, मेटल्स के क्या बनाए थे, ऑक्साइड्स। और ऑक्साइड के बेसिस, ऑक्साइड्स क्या है, सो सिंपल सी बात है, कौन सा भी मेटल ले लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ रहा हो तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। कौन सा भी नॉन मेटल ले लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लाओ, क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो वो मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड, उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेंडेलेव ने क्या किया था, अरेंजमेंट किया था, एज वेल एज एटॉमिक मासेस के बेसिस भी अरेंजमेंट किया था। तो चलो चेक करते हैं। देखो सबसे पहला वाला लिखा उसने ग्रुप नंबर 1 लिखा, क्या लिखा, ग्रुप नंबर 1, जिसमें क्या था, R2O। ये R2O का मतलब क्या आएगा सर, सिंपल सा, कौन सा भी एलिमेंट ले लो, वो कितने टाइम्स होना चाहिए, 2 टाइम्स है, और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना के उसने एलिमेंट कौन सा था, हाइड्रोजन था, लिथियम था, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, एजी सिल्वर है, सिज्नियम है, तो ये सारे एलिमेंट है। फिर RO मतलब जिसको नाम दिया उसने ग्रुप नंबर 2, जिसमें एक ही एलिमेंट रहेगा और एक ही ऑक्सीजन रहेगा। तो ये क्या तुम लोगों का बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंशियम, कैडमियम, बेरियम है। तो ये जो भी है वो आएगा ग्रुप नंबर 2। आप बोलेंगे सर ये होता क्या है, तो बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। ये आया कैसे कि जो तुम लोग का R2O है या RO है, ये आया कैसे बता देता हूँ। इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है। अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी का मतलब क्या होता है बता देता हूँ। अभी कौन सा भी एक एलिमेंट ले लो, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक एलिमेंट लिया, कौन सा एलिमेंट लिया कि सपोज लिथियम लिया, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है रे, 3 है। तो उसको अरेंजमेंट किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, बट अभी फिलहाल के एक एग्जांपल ले देता और थोड़ा बहुत बता देता हूँ एडवांस में, बाद में आपको समझेगा कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा था मैं। लिथियम है, एटॉमिक नंबर मेरा 3 है सर, एटॉमिक नंबर 3 है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2,1 आ जाएगा। तो उसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये 1 जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो क्या रहेगा, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वही क्या रहेगा, उसका वैलेंसी रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वैसे उसने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शंस करके अकॉर्डिंग टू योर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी के हिसाब से उसने ऑक्साइड्स बनाए और वो ऑक्साइड्स को अरेंज किया। तो उसने ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ऐसे ग्रुप 8 तक चला गया बंदा। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या दिया है, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड शोज इज R2O, R2O3 है, etc. in the upper part of a Mendeleev periodic table are written as R2O, R2O3, etc. in the present system. मतलब मेंडेलिव्स पहले क्या करता था, जो भी लिखता था, हम लोग कैसे लिखते, सपोज अभी मेरे को लिखना है, क्या लिखना है कि सर मेरे को लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे, MgO लिखेंगे, बराबर है। चलो अभी मेरे को लिखना है सोडियम ऑक्साइड, तो मैं क्या लिखेगा, Na2O लिखेगा, बराबर है। बिकॉज क्या है, मेरा सोडियम क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 1 है, तो 2 सोडियम का वैलेंस, 2 सोडियम क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, Na2O लिखा। अभी हम लोग ऐसे लिखते थे, बट मेंडेलीव जब भी उसने डिस्कवरी किया था तो मेंडेलीव कैसे लिखता था, Na2O लिखता था, मतलब जो भी नंबर है वो पावर में लिखता था, तो वहां पे वो पावर में लिखता था। बट अभी ऐसे चलेगा क्या, नहीं, अभी हम लोगों ने थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया, जो भी आपके ऊपर वाले नंबर है उसने क्या कर दे रहे, नीचे करके रखा है। ठीक है, तो ये है तुम्हारे ऑक्साइड्स है, बट इसके बारे में ज्यादा कुछ इतना डिटेल में मत अभी बता सकते हैं, बिकॉज ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, वो थोड़ा सा वास्ट कंसेप्ट है, वो एक बार आपको पता चल जाएगा तो फिर आप लोग यह ऑक्साइड्स बराबर निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पे देखो क्या दिया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी यहाँ पे एक एक पॉइंट वाइज देखो क्या क्या, और आप लोग को एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में शॉर्ट नोट बता, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा ये पॉइंट्स, और एग्जाम में यही पॉइंट्स आप लोग ने लिखा पॉइंट टू पॉइंट, तो आप लोगों को 101% मार्क्स मिलेगा। थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ रहा है वो भी चेक करो। क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ रहा है तो मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ रहा है तो मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं क्या क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है मेंडलीव्स अरेंज 63 एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स के बारे में बताया बंदे ने? 63। और कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया था? 63। चेक करते हैं। 63 एलिमेंट known at that time in a periodic table. Second point is क्या है? According to Mendeleev, the properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. इसने की क्या किया था? मेंडेलिव्स का लॉ बताया था। कौन सा? The properties of the elements are in periodic table या periodic function of their atomic masses है। ये हो गया तुम्हारा मेंडेलिव्स का लॉ। नेक्स्ट वाला, the element with a similar physical and chemical properties came under the same group। मतलब क्या? अभी देखो, इसने जो वर्टिकली अरेंजमेंट किया है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। और जो तुम लोगों का हॉरिजॉन्टली, ये देखो, ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड, ऐसा उन लोगों ने अरेंजमेंट किया, उसको क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। तो वही बोला उन लोगों ने कि ये जो ग्रुप है, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में किसको किसको इंक्लूड किया उसने? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो ये एलिमेंट को इंक्लूड किया। मतलब ये एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहा था बच्चों लोग? यहाँ पे मैच हो रहा था। तो वो क्या बोल दिया था? मेंडेलिव्स ने बता दिया था। तो इसके लिए बोला ना कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? भाई मेंडेलिव साहब का है। तो मेंडेलिव साहब ने क्या बोला था? द एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज केम अंडर द सेम ग्रुप। ये हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट, सॉरी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ वर्टिकल रोज कॉल्ड एज अ ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड एज अ पीरियड। मतलब वर्टिकल रोज बोले या वर्टिकल कॉलम वर्ड यूज किया तो भी चलेगा, आपके ऊपर है, आपको जो मतलब जो इजी लग रहा है, जो कंफर्टेबल लग रहा है वो वर्ड यूज करो। क्या बोला वापस एक बार? वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। तो चेक करते हैं उसके आगे। द 8 ग्रुप्स इज इंडिकेटेड बाय द रोमन नंबर 1 2 3 4 अप टू 8 तक। ठीक है, मतलब ये तुम लोगों का मेंडेलिव्स ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, इसमें जो ग्रुप है उसको क्या नाम दिखा था? रोमन नंबर में लिखा था ना, 1 2 3, उसके बाद ये 4, ये 5, ये 6, ये आएगा तुम्हारा 7, और ये लास्ट वाला क्या रहेगा बच्चों लोग? आपका 8। तो टोटल उसने कितने ग्रुप्स के बारे में बता दिया था? 8 ग्रुप्स के बारे में बता दिया था। और उसको किससे हाईलाइट किया था? रोमन नंबर से, रोमन इससे। नेक्स्ट, ये भी हो गया। नेक्स्ट वाला, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट 7 ग्रुप have been divided into the subgroups designated as A and B on the basis of the similarities। मतलब उसने क्या किया था? ये ग्रुप में भी क्या किया था? उसको सेपरेशन किया था। किसके बेसिस? सिमिलरिटीज। मतलब क्या? कोई के प्रॉपर्टी सेम रहता रहेगा, किसी किसी का प्रॉपर्टी हल्का सा डिफरेंट होता रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी उसने क्या किया था? वो ग्रुप को क्या कर देते? सेपरेट किया था, पार्ट ए और पार्ट बी, या ग्रुप ए या ग्रुप बी बोल सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, और सब टीचर ये क्वेश्चन पूछते ही है। आपका प्रीलियम में क्वेश्चन आएगा, सेमेस्टर में क्वेश्चन आएगा, ये बोर्ड एग्जाम में ये तो क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। ये 3 मार्क्स के लिए डायरेक्टली आता है, और एज इट इज ऐसे का ऐसे आप लोगों को एग्जाम में लिख के आने का है। ठीक है, आप लोग का मार्क्स कहाँ पे भी नहीं लूज होगा। नेक्स्ट, मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अभी मेरिट्स क्या है भाई? ये बंदे ने जो एलिमेंट के बारे में बता दिया, 63 एलिमेंट्स को अरेंज करके बता दिया था, तो उसके आगे क्या किया? चलो चेक करते हैं उसमें क्या क्या मतलब उसने क्या क्या बता दिया। देखो, सबसे पहले एटॉमिक मासेस वेयर करेक्टेड फॉर द बेटर प्लेसमेंट। एन एग्जांपल, बेरिलियम एटॉमिक मासेस वाज चेंज फ्रॉम 14.09 टू 9.4, प्लेसिंग इट बिफोर द बोरॉन। मतलब क्या सर? इसके पहले कौन सा साइंटिस्ट था? न्यूलैंड था। तो न्यूलैंड ने क्या किया था? ऑक्टेट रूल के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और एज वेल एज उसने क्या किया था? एटॉमिक मासेस के बेस किया था। तो न्यूलैंड बंदे ने क्या किया था? सर जो बेरिलियम का पोजीशन है वो बोरॉन के बाद में रखा था। कहां पे रखा था? बोरॉन के बाद में। बट ये जो मेंडेलीव साहब है, मेंडेलीव साहब ने क्या किया कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मासेस कितना है? 14.09 टू 9.4 में उसको क्या कर दिया? अरे वो चेंज कर दिया। अभी मतलब उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया क्या? नहीं,
तो देखो कैसे होता है, आइसोटोप्स नाम करके कंसेप्ट आते हैं। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे टर्म्स आते हैं, या बहुत सारे टाइप के एलिमेंट्स है, ठीक है। आइसोटोप्स होता है, उसके बाद आइसोबार्स होता है, यस हो ना। तो वो सारे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बट अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान दो कि बेरिलियम का पोजीशन उसने क्या कर दिया था, बोरॉन से पहले जो लिखा था। क्यों? बिकॉज बेरिलियम का ये एटॉमिक मासेस 14.09 बोल रहा था, बट उसको चेंज करके 9.4 के हिसाब से उसने क्या किया था, बेरिलियम को रिप्लेस किया था, मतलब बिफोर बोरॉन उसको क्या किया था, प्लेस किया था। नेक्स्ट, ये फर्स्ट उसका हो गया। सेकंड मेरिट क्या आ जाएगा, वैकेंट स्पेस वेयर लेफ्ट अनडिस्कवर एलिमेंट प्रेडिक्टिंग देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब क्या किया था भाई, बंदे ने भी क्या किया था, जो मतलब ऐसा वैकेंट स्पेस रखा था। क्यों वैकेंट स्पेस रखा था, अभी देखो, अभी मुझे बताओ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप से अरेंजमेंट कर रहा हूं, बट कोई ग्रुप में ये एलिमेंट इसका प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो एलिमेंट दूसरे कौन से ग्रुप में जा रहा है कि नहीं, वो जरा चेक करेंगे। तो दूसरे ग्रुप में जा रहा है तो उसको फटाक से वहां पे अरेंजमेंट करो। हाँ, बट ये ग्रुप में नहीं जा रहा है, मतलब इसको क्या करेंगे, एज इट इज रखो ना, एम्प्टी रखो, तो वही होता है। तो मेंडेलिव्स ने क्या किया था कि भाई जो वैकेंट स्पेस वेयर लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर एलिमेंट, मतलब जो डिस्कवर एलिमेंट को डिस्कवर करके ही नहीं हुआ, उनके लिए क्या किया था, वैकेंट स्पेस रखा था और उनके प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट किया था। अभी मुझे बताओ, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक एलिमेंट्स का मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं और बीच में मेरे को एक स्पेस बाकी है और मेरे को पता नहीं कि वहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वाइज मैंने एक ग्रुप लिया, वो पूरा पीरियोडिक टेबल में चेक किया भाई कौन सा एलिमेंट मैच हो रहा है, फिट हो रहा है क्या, बट ऐसा कौन सा भी एलिमेंट फिक्स नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या किया, वो स्पेस को एज इट इज रखा। क्यों? बिकॉज वो डिस्कवर हुआ है क्या, नहीं, वो फ्यूचर में डिस्कवर हो सकता है, बट उसने प्रेडिक्ट किया था कि भाई ये एलिमेंट यहाँ पे ऐसा आएगा ना, तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। तो वही बता रहा था। तो देखो कौन सा था, उसको उसने नाम रखा था एक्का बोरॉन, एक्का एल्यूमिनियम, और क्या रखा था, एक्का सिलिकॉन। बट आज हम लोग वो एक्का बोरॉन को क्या बोलते हैं, स्कैंडियम। वही एक्का एल्यूमिनियम को क्या बोलते हैं, गैलीलियम। और वही एक्का सिलिकॉन को क्या बोलते हैं, जर्मेनियम। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि मेंडेलीव भाई साहब ने जो 3 वैकेंट स्पेस रखे थे, उसमें अभी कौन सा एलिमेंट है, तो कौन सा है, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो उसका मेंडेलीव ने क्या नाम रखा था, स्कैंडियम के लिए रखा था एक्का बोरॉन, उसके बाद गैलियम के लिए रखा था एक्का एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम के लिए रखा था एक्का सिलिकॉन। इतना क्लियर है? चलो ये भी पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, अभी एक्का एल्यूमिनियम और गैलियम, उसमें क्या है बच्चा, देखो इन दोनों का कंपैरिजन में देखो। मतलब ये जो है एक्का एल्यूमिनियम, ये मेंडेलीव का प्रेडिक्शन था, और ये जो तुम लोग का गैलियम है, एक्चुअल में गैलियम का प्रेडिक्शन, मतलब एक्चुअली प्रेडिक्शन नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली गैलियम का वैल्यूज है। तो चेक करते मेंडेलीव सही था कि नहीं सही था। मेंडेलीव ने क्या बोला था, जो वैकेंट स्पेस था जिसको मैंने एक्का एल्यूमिनियम नाम रखा है, वो बंदे का या जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 68 आना चाहिए। बट हम लोगों ने गैलियम के बारे में देखा, तो गैलियम को जब भी रिसर्च किया, गैलियम का मास कितना आ रहा था, 69.7 आ रहा था। मतलब दोनों भी वैल्यू अप्रोक्सली सेम है, अप्रोक्स नहीं बोल सकते, ये नियरली है, दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, लार्ज डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, डेंसिटी। मेंडेलिव्स ने बोला था कि भाई जो भी एलिमेंट है उसका में भी डेंसिटी कितना होना चाहिए, 5.9, बट एग्जैक्टली गैलियम का डेंसिटी भी कितना है, 5.94 है, इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, मेंडेलीव ने बोला था कि भाई जो भी एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो ही होना चाहिए। भाई ये भी मेल्टिंग पॉइंट कितना है तुम्हारा, 30.2 है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, उसने यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं किया था कि कितना एग्जैक्ट वैल्यू आ सकता है, बट उसने इतना बोला था कि जो भी एलिमेंट रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा, उसके हिसाब से ये सही चल रहा था। नेक्स्ट, अभी फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्या आता है, ऐसे क्लोराइड क्या है, क्लोराइड ये हैलोजन है। मतलब क्या, कौन सा भी एलिमेंट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, कौन सा भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्राइड। तो वैसे कौन सा भी एलिमेंट क्लोरीन के साथ रिएक्शन बनाएगा तो क्या कराएगा, क्लोराइड। और क्लोरीन को कैसे डिनोट किया जाता है, Cl। Cl मतलब क्लोरीन। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या था, ECl3। ई मतलब एलिमेंट को पता था क्या, उसको नहीं पता था, इसके लिए उसने कंसिडर किया था ई था। तो गैल्मियम का भी कितना था बच्चों लोग आपका, GaCl3, वो भी मैच हो रहा था। उसके बाद ऑक्साइड के लिए उसने फॉर्मूला प्रेडिक्ट किया था E2O3, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही आ रहा है, Ga2O3 आ रहा है। और ये क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड, और वो भी क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। मतलब गैलियम की बात कर रहा, मेंडेलीव ने जो प्रेडिक्शन बोला था फॉर गैलियम के लिए, मतलब उसने नाम रखा था एक्का एल्यूमिनियम, बिकॉज उसको नाम ही पता नहीं था वो एलिमेंट का क्या है। वो प्रेडिक्शन क्या था, नॉट की एग्जैक्ट 100% राइट था, वो प्रेडिक्शन अप्रोक्स 99% क्या था रे, राइट था। तो ये मेंडेलीव के किसमें आता है बच्चों लोग, आपका मेरिट्स में पॉइंट आता है। तो आप लोगों को मेरिट्स के लिए क्वेश्चन पूछा तो आप लोगों को ये टेबल या पॉइंट्स लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो चलो अभी लास्ट वाला क्या है,
प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज मैच एक्चुअल प्रॉपर्टीज प्रोवाइडिंग द पीरियोडिक टेबल एक्यूरेसी, मतलब ये प्रॉपर्टीज के बेसिस ये बंदे ने जो पीरियोडिक टेबल का एक्यूरेसी क्या कर दिया रे और स्ट्रॉन्ग बना दिया था। नेक्स्ट, noble gas were accommodated in the new zero group without distributing the table after the discovery, मतलब ये जो मेंडेलीव था तो उसने क्या किया था सर, एक ऐसा स्पेस रखा था, वैकेंट स्पेस रखा था लास्ट वाला पीरियोडिक टेबल के बाद में, तो वहां पे उसने क्या बोला था, उसको बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? जीरो ग्रुप। जो इनर्ट गैसेस होते हैं, अभी आप बोलेंगे सर इनर्ट गैसेस का, इनर्ट गैसेस मतलब वो किसके साथ रिएक्शंस करेगी? क्या नहीं करेंगी? क्यों भाई? वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है। अभी कंप्लीटली फुलफिल का मतलब क्या होता है वो बताता। देखो सिंपल सी बात है, अभी हम लोग है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अच्छा खासा पैसा वगैरह आने के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, बट मैं पढ़ मतलब सब कुछ है, तो मेरे को कुछ काम करने की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही एलिमेंट का भी होता है भाई, एलिमेंट के ऑक्टेट मतलब लास्ट ऑर्बिटल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो ना कि किसके साथ रिएक्शंस करेगा, ना कि किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना कि किससे इलेक्ट्रॉन को उधार लेगा। तो वैसे जो एलिमेंट रहते हैं उनको बोलते हैं इनर्ट गैस या इनर्ट एलिमेंट बोलते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली इनर्ट एलिमेंट जो भी रहते हैं वो सारे के सारे गैसियस स्टेट रहते हैं। कौन से स्टेट रहते हैं? गैसियस। तो इसके लिए उन लोगों ने क्या बोला था कि नोबेल गैसेस वेर अकोमोडेटेड इन अ न्यू जीरो ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल आफ्टर द डिस्कवरी। तो इसने भी क्या किया था? नोबेल गैस के लिए एक जगह रखा था। नेक्स्ट, ये तो हो गया बच्चों लोग आपका मेरिट्स के बारे में। अभी हम लोग आते हैं सेकंड वाला पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीमेरिट्स के बारे में। ये डीमेरिट्स होता क्या है चलो चेक करते। देखो सबसे पहले कोबाल्ट एंड निकेल हैव अ नियरली द सेम एटॉमिक मासेस कॉजिंग द इन द प्लेसमेंट, मतलब अभी उन लोगों ने क्या किया था, देखो कोबाल्ट एंड निकेल जो भी है इनका एटॉमिक मासेस क्या था बच्चों लोग? उसका सेम था। भाई ये बंदा कंफ्यूज हो गया। देखो कैसा होता है कि जितना वो अच्छा उसने किया कि वैसे उसमें थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आया ना कि भाई वो कंफ्यूज हो गया। अभी किसको अरेंज किया? मतलब क्या, देखो सर यहाँ पे एक ही है कि कोबाल्ट एंड निकेल का दोनों का भी एटॉमिक मासेस क्या है बच्चों लोग? आपका सेम है। तो वो कंफ्यूज हो गया भाई किसको पहले रखे और किसको बाद में रखे। तो ये उसका डीमेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट देखो क्या दिया है, आइसोटोप्स पजेस इन अ चैलेंज is since they have the same chemical properties but different atomic mass। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बोला कि भाई आइसोटोप्स एक नाम करके कंसेप्ट होता है। क्या कंसेप्ट होता है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, बट उनके प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगे भाई? प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहेंगे। प्रॉपर्टी चेंज होने वाले हैं क्या? नहीं, चेंज नहीं होगा, प्रॉपर्टीज तुम्हारे सेम रहेगा। तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया वहां पे कि आइसोटोप्स को उसने क्या किया था, आइसोटोप पॉज द चैलेंजेस in they have the same chemical properties but different in atomic masses। नेक्स्ट वाला थर्ड वाला पॉइंट क्या है बच्चों लोग आपका? irregular atomic masses increases made it difficulties to predict the number of element between the heavy element। मतलब अभी मुझे बताओ, हम लोग देखो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, मतलब एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, बट एटॉमिक मास एक एक से बढ़ता है या दो दो से कुछ बढ़ता है क्या? नहीं, उसमें कुछ प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। एटॉमिक मास क्या होता है तुम लोगों का नॉट श्योर कि वो 1 पॉइंट से बढ़ेगा या 2 पॉइंट से बढ़ेगा, वो अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा भी जाएगा और अप्रोक्सीमेटली भी कम भी आ सकता है। तो वो जो मेंडेलीव था, मेंडेलीव अरेंजमेंट कर रहा था किसके बेसिस किया था? एटॉमिक मासेस के बेसिस किया था। तो वहां पे वो बंदा क्या हो गया रे? कंफ्यूज हो गया कि भाई वो सडनली चेंज हो रहा है क्या? मतलब वो ऐसा नहीं कि बाबा की भाई एक पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है या 2 पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि हम लोग ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो में आप लोगों ने देखा रहेगा ना, नोटिस किया रहेगा, जो मीटर रहता है वो एक रुपए से बढ़ता है, कभी कभार 2 रुपए से बढ़ता है। तो ये क्या होता है, मतलब आपको पता है कि कांस्टेंट इतना टाइम से इतने टाइम से बढ़ेगा, बट ऐसे मास में प्रेडिक्ट कर सकते थे क्या? नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। एटॉमिक नंबर में आप बोल सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, बट एटॉमिक मास बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता सर। देखो यहाँ इसके लिए ये क्या है बच्चों लोग? उसका डीमेरिट्स है। नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ अ हाइड्रोजन वाज अनन्यूक्लियर बिकॉज द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टीज विद बोथ। मतलब क्या सर? सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का ये जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसका पोजीशन फिक्स करने के लिए मेंडेलीव सक्सेस हुआ क्या? नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे भी रीजन है। मतलब हाइड्रोजन क्या रीजन दे सकता है? हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज बोलो या हाइड्रोजन के जो रिएक्शन है किसके साथ, मे बी हाइड्रोजन के साथ बोलो या दूसरे कौन से भी साथ, वो सारे के सारे क्या है बच्चों लोग यहाँ पे? डिफरेंट। अभी चेक करते क्या है। देखो अल्कली मेटल्स, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल, forms compounds like HCl similar to the NaCl, H2O similar to the Na2O। मतलब क्या सर?
हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो H2O बनेगा, बट ये किसके जैसे दिखाई दे रहा है, Na2O के साथ जैसे दिखाई दे रहा है। और वही हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो HCl फॉर्म करेगा, वही सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन किया तो NaCl फॉर्म करेगा। मतलब हाइड्रोजन तो गैस है, और ग्रुप 1 में जो भी है वो सारे के सारे क्या बच्चे लगा आपके मेटल्स है, और मेटल्स क्या होता है आप लोग के सॉलिड इन नेचर होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया कि भाई हाइड्रोजन तो गैस है, गैस रह के तो भी ये ग्रुप नंबर 1 में कैसे आ रहा है भाई, ये इस ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है कि जैसे कि NaCl फॉर्म हो रहा है वैसे HCl फॉर्म हो रहा है, जैसे Na2O फॉर्म हो रहा है वैसे H2O भी फॉर्म हो रहा है, तो इसके हिसाब से ग्रुप नंबर 1 भी सही हो जाएगा। बट अभी देखते हैं हैलोजन फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप नंबर 7 मतलब अभी के फिलहाल के लिए 17 है, बट मेंडेलिव के हिसाब से क्या आएगा, रोमन नंबर में 7 आ रहा है। देखो फॉर्म्स कंपाउंड्स लाइक NaH, मतलब क्या सर, सोडियम जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो NaH फॉर्म करेगा सिमिलर टू द NaCl, और CH4 सिमिलर टू द CCl4, मतलब क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मतलब कौन सा भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा, और वही तुम्हारा कार्बन और हाइड्रोजन ये नॉन मेटल बनेगा, नॉन मेटल हाइड्राइड, और यहाँ पे क्या आएगा CCl4। तो ये प्रॉपर्टीज भी हाइड्रोजन जैसे ही दिखाई दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन के आधे प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 1 जैसे है और आधे प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन फैमिली, जो कि मेंडेलिव के हिसाब से ग्रुप नंबर क्या बचा उसका 7 है। और अब बोलेंगे और कौन से प्रॉपर्टी, देखो हाइड्रोजन ये भी गैसीय स्टेट है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, तो उसका वैलेंसी भी कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी देखा जाएगा ग्रुप नंबर 1 का भी वैलेंसी 1 है। आप बोलेंगे सर ग्रुप नंबर जो 17 है या जो 7 है वो अभी हम लोगों ने उसका भी वैलेंसी हिसाब से देखा तो उसका भी कितना आ रहा था, 1 ही आ रहा था, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए हाइड्रोजन ये 17 ग्रुप से भी बिलोंग करेगा और फर्स्ट ग्रुप से भी बिलोंग करेगा, तो उसको एग्जैक्ट रखना किधर है, या मेंडेलिव को पता था क्या, नहीं पता था, तो इसके लिए मेंडेलिव वहां पे क्या हो गया रे, मतलब फेल हो गया कि भाई हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है। नेक्स्ट, सिमिलरिटीज ऑफ अ हाइड्रोजन एंड द अल्कली मेटल, मतलब क्या, मेंडेलिव ने क्या किया था, जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 को क्या नाम रखा था, अल्कली मेटल नाम रख दिया था, तो उसके हिसाब से हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज क्या आ रहा था, अल्कली मेटल जैसे मैच हो रहा था। तो चलो उसके आगे देखते हैं, कंपाउंड ऑफ H, मतलब क्या, HCl है, H2 है और H2S है, मतलब ये H2S है। उसके बाद कंपाउंड ऑफ सोडियम NaCl है, Na2O है, Na2S है, मतलब ये भाई हाइड्रोजन सोडियम जैसे दिखाई दे रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज भी दिखाई दे रहा है और स्ट्रक्चर्स भी उसके जैसे ही, या कंपाउंड भी उसके जैसे ही दिखाई दे रहा है, मतलब ये ग्रुप नंबर 1 जैसे प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा क्या, हाँ काइंड ऑफ ग्रुप नंबर 1 जैसे प्रॉपर्टीज क्या करेगा, फॉलो करेगा। चलो उसके आगे, सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, अभी चेक करते जरा हाइड्रोजन एंड हैलोजन का प्रॉपर्टीज का, देखो H2 आ रहा है डायटोमिक फॉर्म, Cl2 भी आ रहा है डायटोमिक फॉर्म, उसके बाद कंपाउंड विद मेटल्स, मतलब NaH के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl के साथ भी रिएक्शंस करेगा, यहाँ पे CH4 भी रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, CCl4 भी रहेगा, मतलब ये भाई ये हाइड्रोजन सोडियम जैसे भी बिहेव कर रहा है, और मतलब सोडियम के जो कंपाउंड्स है उसके जैसे भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्लोरीन के जो भी कंपाउंड्स है उसके जैसे भी दिखाई दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन, अभी मैंने बोला हाइड्रोजन तुम लोग का अल्कली मेटल जैसे, अल्कली मेटल के भी प्रॉपर्टीज शो करेगा और हाइड्रोजन गैसेस का भी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, शो करेगा। इस क्लियर, ठीक है। तो ये होता है बच्चे लोग आपका मेंडेलिव्स का डीमेरिट्स। अभी ये देखो वापस एक बार, ये है बच्चे लोग मेंडेलिव्स का मेरिट्स है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मेंडेलिव्स का डीमेरिट्स के बारे में, इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम लोग और इसके आगे जाते हैं। इसके आगे क्या दिया है बच्चों लोग, देखो लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। अभी लिमिटेशंस क्या क्या आता है, लिमिटेशन जरा चेक करते हैं। देखो सबसे पहले he could not assign a correct position of a hydrogen, अभी थोड़ी देर पहले बोला था डीमेरिट्स में भी ये पहला पॉइंट आता है कि भाई ये बंदे ने हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स किया था क्या पीरियोडिक टेबल में, नहीं, तो ये यहाँ पे क्या हो गया था, फेल हो गया था, किसका, हाइड्रोजन का। उसके बाद एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया बच्चों लोग, एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन रिसेंबल बोथ अल्कली मेटल्स एज वेल एज हाइड्रोजन। अभी देखा हम लोगों ने, और जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल जैसे भी प्रॉपर्टी शो करेगा और हाइड्रोजन जैसे भी प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, शो कर रहा है। उसके बाद नो प्लेस कुड बी असाइन टू बी आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। अभी आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, अभी बोला आइसोटोप्स, देखो यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूं, आइसोटोप्स एलिमेंट हैव same property but different atomic masses.
ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो ये जो आइसोटोप्स है उनके पोजीशन मतलब वो मेंडेलिव्स का हो गया, यहाँ पे फेल हो गया भाई। आइसोटोप्स के भी पोजीशन कैसे लिख सकते हैं, वो फेल हो गया बंदा। नेक्स्ट देखो, नो प्लेस कुड बी असाइन एज आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ये भी हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट भी हो गया। अभी थर्ड पॉइंट, the isotopes of the same element will be given different position if atomic number is taken as a basis and which will be the disturb the symmetrically of a periodic टेबल। मतलब उसने क्या किया कि भाई मैं आइसोटोप्स को चल अरेंजमेंट भी कर सकता, बट आइसोटोप्स को अरेंज करने के पीछे गया तो मेरा जो भी मैंने पीरियोडिक टेबल का बनाया हुआ है वो भी क्या हो गया, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसके लिए मेंडेलीव क्या किया रे भाई, उसने आइसोटोप्स को हाथ ही नहीं लगाया, ना कि उसने अरेंजमेंट किया। उसके बाद नेक्स्ट, the atomic masses do not increases in a regular manner in going from a one element to the next। मतलब ये क्या था, एटॉमिक मासेस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि एग्जांपल दिया, ऑटो का जो मीटर का रहता है उसका एक एग्जांपल दिया, वो क्या है, कांस्टेंट, एक एक दो दो रुपए से इंक्रीज हो रहा है। वैसे एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहा था क्या, कांस्टेंट नहीं हो रहा था सर। इसके लिए वो भी क्या है, वहां पे कंफ्यूज हो गया कि भाई इसके बाद क्या एलिमेंट रखने का। तो ये हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट सॉरी। फिफ्थ पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। भाई वही है कि तुम लोगों के जो प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज है, वो किसके बेसिस अरेंज किया है, एटॉमिक मासेस के बेसिस अरेंज किया। उसके बाद उसने बोला इट हैज 8 ग्रुप्स, मतलब मेंडेलीव्स ने कितने ग्रुप के बारे में बता दिया था, उसके पीरियोडिक टेबल में सिर्फ खाली 8 ग्रुप्स के बारे में बता दिया था। बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग कितने ग्रुप्स पढ़ रहे, 18 ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे। नेक्स्ट, elements with same properties are placed in a different group like as a platinum and a gold। मतलब क्या सब, प्लैटिनम और गोल्ड ऐसा एलिमेंट है जिनके प्रॉपर्टीज कुछ तो अलग है और उनको कोई डिफरेंट ग्रुप में ही अरेंजमेंट किया है। तो इसके लिए वो भी क्या हो गया, वहां पे मतलब सक्सेस हुआ क्या, नहीं अनसक्सेस हुआ। नेक्स्ट, उसके बाद देयर वेयर 3 गैप्स लेफ्ट बाय मेंडेलीव्स इन द पीरियोडिक टेबल। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मेंडेलीव्स ने 3 गैप्स रखा था पीरियोडिक टेबल्स में, तो वो 3 वैकेंट स्पेस बोल सकते हैं उसको, ये 3 गैप्स रखा था। नेक्स्ट, उसके आगे नो डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। मतलब मेंडेलीव्स ने मेटल्स के बारे में बता दिया था कि प्रॉपर्ली कि भाई ये मेटल्स के ऑक्साइड या नॉन मेटल के ऑक्साइड से, नहीं ऐसा कुछ बताया नहीं था। उसने सिर्फ क्या किया था, प्रॉपर्टीज एटॉमिक मासेस के बेसिस अरेंजमेंट किया था, ठीक है। बट उसने मेटल का, नॉन मेटल, इसको सेपरेशन किया था कि पीरियोडिक टेबल में, नहीं किया था। तो वो वहां पे क्या हो गया, फेल्ड हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन ग्रुप नंबर 8। मतलब क्या सर, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे होते हैं कि जिसमें डी ऑर्बिटल होता है। अभी डी ऑर्बिटल क्या है, अभी इन फ्यूचर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वहां पे एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अबव प्रिंसिपल के बेसिस किया जाता है। कि मतलब क्या, देखो जैसे कि शेल्स होते हैं, के शेल्स, एल शेल, एम शेल, ऐसा होता है, उसके अंदर भी सब शेल्स होता है, उसके बेसिस अरेंजमेंट किया जाता है। और जिसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो होता है बच्चों लोग आपका कौन सा वाला रहता है, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट रहता है। और जिसमें एफ ऑर्बिटल रहता है वो क्या रहता है आप लोगों का, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है। तो देखो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड टुगेदर इन ग्रुप नंबर क्या आएगा, 8। और लास्ट, द इनर्ट गैसेस वेयर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ द मेंडेलीव। मतलब मेंडेलीव बंदे ने क्या किया था, जब भी वो पीरियोडिक टेबल बना रहा था तभी वो बंदे ने इनर्ट गैसेस के बारे में कुछ बता दिया था। हाँ, उसने सिर्फ खाली क्या बोला था कि जो 0 ग्रुप है इनर्ट गैस के लिए क्या किया था, उसने एक प्लेस रखा था। बट तब तक मेंडेलीव के टाइम तक इनर्ट गैसेस का डिस्कवरी करके नहीं हुआ था। इसके लिए वो बंदे ने क्या किया, उसके पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस के बारे में कुछ बताया क्या, नहीं, ना कि उसने कुछ अरेंज करके रखा। सिर्फ कल उसने क्या बोला कि भाई मेरा ये जो पीरियोडिक टेबल है यही आगे चलता रहेगा, तो उसके एक एंड में एक ऐसे ग्रुप बना के रखो, ये वैकेंट स्पेस बना के रखो जाके मैं भी इनर्ट गैस को क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। क्लियर। तो ये है बच्चों लोग मेंडेलीव्स के लिमिटेशन जो कि पीरियोडिक टेबल में। डन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखते हैं बच्चों लोग यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, देखो दिस लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मोजले 1930। देखो ये बंदा जो था, ये बंदा कभी आया, मेंडेलीव्स के बाद आ गया। मतलब मेंडेलीव्स ने क्या किया था, मतलब मेंडेलीव्स ने ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, मेंडेलीव्स का ही था। बट उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आया था, हेनरी मोजले आया था। तो हेनरी मोजले ने ऐसा क्या किया
हेनरी मोजले ने भी देखो थोड़ा भी इसने ऑब्जर्वेशन किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया इसने भी, प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में डिस्कवरी किया, उसको भी अरेंजमेंट के हिसाब से देखा। तो उसने एक नोटिस किया, भाई सब लोग एटॉमिक मासेस के बेसिस से अरेंजमेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, बट हम लोग थोड़ा सा कुछ तो यूनिक करके देखते। तो इसके लिए उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस एलिमेंट को अरेंजमेंट करना चालू कर दिया। बट उसका ही वो सक्सेसफुल हो गया, क्यों भाई, उसने चालू किया ना एटॉमिक नंबर के बेसिस, उसको वन बाय वन पता चल गया कि भाई एलिमेंट्स अरेंज हो रहे। तो इसके लिए पूरा पीरियोडिक टेबल जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हेनरी मोजले का ही पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, और हेनरी मोजले ने जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो ऑन द बेसिस किसके बेसिस किया था, एटॉमिक नंबर, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो चलो पढ़ते, लेट्स स्टार्ट। देखो, it state that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic number। अभी आप बोलेंगे सर ये पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है और मेंडेलियस का पीरियोडिक लॉ, दोनों भी सेम या डिफरेंट है? देखो दोनों का भी स्टेटमेंट सेम ही है, बट डिफरेंट एक ही है, इसने एटॉमिक नंबर बेसिस किया था और उसने एटॉमिक मासेस बेस किया था, यही दोनों का डिफरेंस है। चलो आगे जाते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ अ एलिमेंट। तो वही बोला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस है बच्चों लोग, आपका मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस ही है। और मेंडेलियस का पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस था, एटॉमिक मास नंबर के बेसिस था। चलो नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, चलो देखते हैं। देखो, the modern periodic table and according to which the physical and the chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number and not atomic masses। मतलब क्या भाई, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस ही है, बट एटॉमिक मासेस के बेस है क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? नहीं है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है, मतलब जो लॉ है वही एज इट इज लिख देने का। सेकंड, ग्रुप का डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन किया बच्चों लोग। ग्रुप मतलब क्या, the vertical columns in a Mendeleev's as well as modern periodic table are called as a group। मतलब ये जो हेनरी मोजले था इसने कुछ कष्ट किया था क्या, मतलब कष्ट लिया था क्या? नहीं भाई, क्यों भाई, मेंडेलीव साहब ने सब कुछ बनाया था कि जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड। तो मॉडर्न जो हेनरी मोजले है उसने क्या किया, मेंडेलीव का थोड़ा बहुत फॉलो कर दिया ग्रुप्स एंड पीरियड के बारे में, और सिर्फ खाली उसने क्या किया, एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस अरेंज करना चालू कर दिया। क्लियर? चलो उसके आगे जाते हैं। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा पीरियड। तो पीरियड का मतलब क्या आएगा, द हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल एंड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज द पीरियड्स। मतलब क्या सर, मेंडेलीव ने क्या किया था और मॉडर्न पीरियोडिक मतलब हेनरी मोजले ने क्या किया था, वही जो हॉरिजॉन्टल रो होता है उसको ही क्या बोलते हैं बच्चों लोग, आपको पीरियड्स बोलते हैं, और जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, सॉरी ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 18 ग्रुप। हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मेंडेलीव्स ने पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स के बारे में बता दिया था, 8 ग्रुप्स के बारे में बता दिया था। वन हेनरी मोजले ने कितने ग्रुप्स के बारे में बता दिया था, 18 ग्रुप्स के बारे में बता दिया था, एंड 7 पीरियड्स के बारे में बता दिया था इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, सॉरी 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे सॉरी, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप make a family and usually named after the first member in the group। all the elements contain the same number of a valence electron। अभी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके बाद वो जो तुम लोगों ने जो ग्रुप रखा है, तो ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 में क्या है बच्चों लोग, सबसे पहले टॉप पोजीशन पे हाइड्रोजन है, सेकंड वाले लिथियम। हाइड्रोजन को थोड़ा बाजू में रखो, तो पहला क्या है, लिथियम, तो कौन सा फैमिली है वो, लिथियम फैमिली। सेकंड वाला जो ग्रुप है, सेकंड वाले ग्रुप में क्या है बच्चों लोग, आपका बीई, मतलब ये क्या बेरिलियम है, तो कौन सा फैमिली हुआ, बेरिलियम का फैमिली है। उसके बाद एक मेरा ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन फर्स्ट पोजीशन पे, वो कौन सा फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली। वैसे ही नाइट्रोजन फैमिली है, फ्लोरीन फैमिली, ये सारे फैमिलीज है। तो फैमिलीज है सही है, बट उनके जो प्रॉपर्टीज है वो सारे एलिमेंट्स के क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे थे, अकॉर्डिंग टू ग्रुप मैच हो रहा था। वो कैसे, देखते हैं। नेक्स्ट देखो, in periods all the elements contain the same number of shells, but as we move from left to right the number of a valence shell electron increases by 1 unit। अभी देखो थोड़ी देर पहले मेंडेलीव भाई ने क्या बोला था, भाई मैंने एटॉमिक मासेस के बेसिस अरेंजमेंट किया था, बट एटॉमिक मासेस ये तुम लोगों का सडन मतलब ऐसा स्टेप वाइज चेंज हो रहा था क्या, नहीं वो सडनली कुछ भी चेंज हो रहा था। मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा था, 5 का डिफरेंस आ रहा था एटॉमिक मासेस के बीच में, या ज्यादा वास्ट भी डिफरेंस आ रहा था वहां पे, बट ऐसा एटॉमिक नंबर के बेसिस हो रहा है क्या, नहीं वो मतलब एक एक 1 बाय 1 क्या हो रहा है तुम लोग का, चेंज हो रहा है। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वैसे एटॉमिक एक एक नंबर से बढ़ेगा ना, तो वही देखते।
In periods, all the elements contain the same number of shells, but as we move left to right, the number of valence shell electrons is increases by 1 unit. The maximum number of the electrons that can be accommodated in a shell can be the calculated by formula. ये 2n2 नहीं है बच्चों लोग, यहाँ पे 2n स्क्वायर है. क्या है बच्चों लोग? आपका 2n स्क्वायर है. अब ये 2n स्क्वायर क्या है, अभी हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने वाले हैं. वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं आप लोग को प्रॉपर्ली बताया गया ये 2n स्क्वायर कैसे यूज करते हैं और इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंजमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू आवर शेल के शेल्स में, और उसके हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ वैलेंसी गैसेस निकालते हैं. डन. तो अभी फिलहाल के लिए ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर, वेयर n इज द नंबर ऑफ द गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस. मतलब n क्या है? तुम्हारा नंबर ऑफ शेल्स है कि तुम्हारे न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे. क्लियर? तो ये क्या है बच्चों लोग? आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो कल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो आप लोगों ने इतने पॉइंट्स लिखे तो भी चल जाएंगे. डन. नेक्स्ट, अभी देखो ये है तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखो बच्चों लोग क्या है, तुम लोगों का जो ये साइड है, फर्स्ट वाला क्या है? हाइड्रोजन को थोड़ा बाजू में रखो. सेकंड, ये लिथियम फैमिली, दिस इज बेरिलियम फैमिली है. यहाँ पे बोरॉन फैमिली है बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट है ना. इसके बाद ये तुम लोग का कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन है, उसका फ्लोरीन है, और ये तुम लोग का लास्ट वाला क्या है बच्चों लोग? आपका इनर्ट गैसेस है. अभी देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हेनरी मोजले, इसने ना पूरा परफेक्शन के हिसाब से बना. मतलब परफेक्शन क्या किया है इसमें? देखो उसने सबको, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मेटलॉइड्स को, इन उसके बाद उस ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या इनर्ट गैस, सबको सेपरेशन करके लिखा था. मतलब क्या? देखो यहाँ पे ना एक जिगजैग लाइन आ रहा है. ये क्या आ रहा है बच्चों लोग? आपका जिगजैग लाइन. ये जिगजैग लाइन पे आजू बाजू में जो भी एलिमेंट है वो क्या है आप लोगों के? मेटलॉइड्स है. ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट राइट साइड वाले वो क्या है आप लोगों के? नॉन मेटल्स है. लेफ्ट साइड वाले क्या है आप लोगों के? मेटल्स है. और यहाँ पे क्या है बच्चों लोग? आपका लास्ट वाला इनर्ट गैसेस है. अभी देखो हम लोग काउंट करते हैं. देखो टोटली तुम्हारे 18 ग्रुप्स आ रहा है कि नहीं चेक करते. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ग्रुप्स आ रहा है. अभी हॉरिजॉन्टल रो देखते हैं जरा. देखो 1 2 3 4 5 6 7, वही बोला था 7. आप बोलेंगे सर ये है क्या नीचे वाला? ये जो ग्रे कलर के इसमें है ये भी बच्चों लोग एलिमेंट है. इसको हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. तो ये नीचे क्यों लिखा है? देखो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, ये यहां से बिलोंग करेंगे. बट इसको हम लोगों ने क्या किया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब जो हेनरी मोजले उसने क्या किया था? सेपरेटली लिखाया था. तभी ये स्ट्रक्चर क्या है वो अभी हम लोग इसके आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट वाले स्लाइड में कि प्रॉपर कि भाई ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या स्ट्रक्चर है. तो ये ठीक है. देखो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा. क्या क्वेश्चन आएगा? 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा. क्या? राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. चलो स्टार्ट करते वन बाय वन. देखो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ अ 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड एज अ पीरियड्स एंड द 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड एज अ ग्रुप. सबसे पहला वाला पॉइंट फिक्स हो गया. क्या? सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखने का 7 वर्टिकल कॉलम है क्या? नहीं सर, 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, इज नोन एज अ पीरियड. एंड कितने वर्टिकल कॉलम से? 18. तो 18 वर्टिकल कॉलम इज नोन एज क्या रहेगा आप लोग का? ग्रुप्स रहेगा. सेकंड पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड्स एंड द ग्रुप्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉक्सेस वेयर ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट. मतलब क्या सर? एक मतलब देखो एलिमेंट और ग्रुप में हर एक में ना मतलब उसने बॉक्सेस बनाया था, हर एक बॉक्स में एक एलिमेंट को फिट किया था अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस. नेक्स्ट, atomic numbers are serially the indicated in the upper part of these boxes. मतलब क्या किया था? अभी सपोज फॉर एग्जांपल एक बॉक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर है बच्चों. तो ये बॉक्स में मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे एक एक्स एलिमेंट है. कौन सा भी एक एलिमेंट है. तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा था? ये एटॉमिक नंबर रहता है और ऊपर क्या रहता है? एटॉमिक मासेस लिखते हैं. मतलब एक पर्टिकुलर मतलब कौन सा भी एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन करने का एक स्टाइल है. जैसे कि आपका स्टाइल होता है ना, तो वैसे ये एलिमेंट का भी स्टाइल है. नीचे बॉटम में क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखता है? एटॉमिक मास नंबर लिखता है. बट हेनरी मोजले ने जब भी एलिमेंट का मतलब ये जो अरेंजमेंट किया था तभी उसने नीचे नहीं लिखा था एलिमेंट का एटॉमिक नंबर. कहाँ पे लिखा था? वो एलिमेंट के ऊपर, हेड के ऊपर लिखा हुआ रहता. ठीक है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये तो क्लियर. In addition
to these 7 rows, lanthanide and actinide series are shown separately at the bottom of the periodic table. The first row lanthanide series and second row is known as actinide series. मतलब क्या सर, ये जो तुम लोगों का पीरियोडिक टेबल है इसमें ये जो दो सीरीज है, ये सीरीज का नाम क्या है? लैंथेनाइड सीरीज है, और ये सीरीज का नाम क्या है? एक्टिन। अभी हम फुल फॉर्म में नहीं लिख रहे, शॉर्टकट में लिखने, ये लैंथेनाइड सीरीज और ये कौन सा है? एक्टिनाइड सीरीज। तो हेनरी मोजले ने क्या किया था, ये सीरीज एक्चुअली कहां से बिलोंगिंग करेंगे? ये मिडल वाले ग्रुप से बिलोंगिंग, मिडल वाले पोजीशन से बिलोंग करेगा, बट उसको मेंडली इसने क्या किया था, हेनरी मोजले ने सेपरेटली क्या किया था? पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट किया था। तो ये कौन सा है रे बच्चों लोग? आपका लैंथेनाइड सीरीज, और दूसरा वाला सीरीज कौन सा है? एक्टिनाइड सीरीज है। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों लोग क्या दिया है, देयर आर द 118 बॉक्स, मतलब 118 एलिमेंट है तो 180 बॉक्स लगेगा ना, तो उन्होंने कितना रे 118 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग द 2 सीरीज, मतलब वो 2 सीरीज वाले वो भी इंक्लूड किया था, नहीं तो आप बोलेंगे सर वो कैसे, वो भी इंक्लूड किया था। नेक्स्ट, ये तो हो गया। अभी यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट है, देखो क्या क्या है, देखो द एंटायर पीरियोडिक टेबल्स आर डिवाइडेड इनटू द 4 ब्लॉक्स। कितने बॉक्स में डिवाइड किया था? 4। सबसे पहला एस, नेक्स्ट पी ब्लॉक, नेक्स्ट डी ब्लॉक, एंड लास्ट वाला कौन सा बच्चों लोग? आपका ए ब्लॉक। टोटल कितने बॉक्स है आप लोगों के? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बराबर है। अभी हम लोग चलो उसके आगे जाते हैं, तो ये एस पी डी एफ, इसका कुछ ना कुछ तो फुल फॉर्म हो सकता है, बराबर है। अभी देखो आपके टेक्स्ट बुक में एसपीडीएफ का कहाँ पे भी फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ रहेगा, ना कि आप लोगों को कोई बता सकता है कि भाई एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो ये जनरल नॉलेज के लिए बता रहा, वो ध्यान दो थोड़ा सा। एस का मतलब आता है बच्चों लोग यहाँ पे शार्प, पी का मतलब आता है बच्चों लोग यहाँ पे प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद डी का मतलब आता है बच्चों लोग आपका डिफ्यूज या डिफ्यूज, हाँ डिफ्यूज बोलो या डिफ्यूजन बोलो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। और एफ का मतलब आता है बच्चों लोग आपका फंडामेंटल, क्या आएगा तुम्हारा? फंडामेंटल। तो ये तुम लोगों का जो एसपीडीएफ है, तो ये वाला थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा है, बाकी कुछ नहीं है। इनके डायग्राम्स अलग अलग आते हैं, मतलब डायग्राम मतलब क्या, स्ट्रक्चर्स अलग अलग आते हैं। एस ब्लॉक का अलग आता है, पी का मतलब पूरे एलिमेंट का नहीं बता रहा, वो शेल्स होते हैं। मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि नेक्स्ट ईयर आप लोग अबव प्रिंसिपल बेसिस एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, एसपीडीएफ सब शेल्स वाइज, तो वहां पे आप लोगों को इसका हेल्प होने वाला है। अभी फिलहाल के लिए ध्यान दो, मेरे पास कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक है। क्या 4 ब्लॉक मतलब क्या 4 BHK? क्या नहीं सर, 4 ब्लॉक्स मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट। फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट कौन सा? एस ब्लॉक। सेकंड वाला कंपार्टमेंट कौन सा? पी ब्लॉक। थर्ड वाला डी ब्लॉक। फोर्थ वाला एफ ब्लॉक। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा जाते वापिस पीरियोडिक टेबल पे, तो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है? देखो ये जो तुम्हारे फर्स्ट 2 ग्रुप है, ये है तुम्हारा बच्चों लोग आपका एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है, ठीक है। तरह दूसरा मार्कर से हाईलाइट करते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। फर्स्ट ये क्या है बच्चों लोग? आपका एस ब्लॉक है। उसके बाद ये वाला जो मिडल में रखा हुआ है, ये क्या है बच्चों लोग? आपका डी ब्लॉक है। उसके बाद ये ऊपर वाला, ये वाला क्या है बच्चों लोग? आपका पी ब्लॉक है, बराबर है। और जो नीचे है बॉटम में, ये कौन सा ब्लॉक है बच्चों लोग? आपका एफ ब्लॉक है। समझ में आ रहा है तुम्हारा कौन से ब्लॉक कहाँ कहाँ पे है तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट हैंड साइड कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। राइट हैंड साइड कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। दोनों के बीच में कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। और एग्जैक्ट बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कौन सा ब्लॉक है बच्चों लोग? आपका एफ ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉक से बच्चों लोग यहाँ पे? 4। एस पी डी एफ। वापिस एक बार, लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक, राइट हैंड साइड पी ब्लॉक, दोनों के बीच में डी ब्लॉक, और वो पूरा पीरियोडिक टेबल के बॉटम में कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक प्रेजेंट है। तो चलो अभी यहाँ पे कौन से ग्रुप है, चलो देखते हैं। एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप आ रहा है, मतलब ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट पी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 13 टू 18 के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 13 टू 12 के, सॉरी माय बैड, 3 टू 12 एलिमेंट्स क्या करेंगे? बिलोंग करेंगे। और ग्रुप जो डी ब्लॉक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? ट्रांजिशन एलिमेंट। और उसके बाद एफ ब्लॉक जो है जिसमें लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आता है। कौन सा सीरीज आता है? लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। और ये जैसे डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, तो ये एफ ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे उसको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। वहां पे नोट डाउन करके लिख के ले सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग चलो उसके और आगे जाते हैं। देखो क्या लिख के दिया है, a zigzag line is drawn in the p block of the periodic table. Metals lies on the left hand side while non-metals lies on the right hand side and the line is a metalloids along the border of the line. मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि सर ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आप लोगों का जिगजैग लाइन यहाँ पे दिखा दे रहा है, ये जिगजैग लाइन है,
बराबर है। तो इसके लेफ्ट में ये क्या है तुम लोगों का, देखो इस जिगजैग लाइन के ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। लेफ्ट साइड पे क्या है मेटल, राइट साइड पे क्या है तुम लोगों का नॉन मेटल्स है। और इसके जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो क्या है बच्चों लोग आपके मेटलॉइड्स है। मतलब मेंडेलीव ने क्या किया था, मेटल्स नॉन मेटल मेटलॉइड को सेपरेशन किया था क्या, नहीं। तो वो उसका मतलब जो उसने जो गलती किया था, मतलब गलती नहीं बोल सकते, वो बताने के लिए भूल गया था। चलो, तो वो किसने एक्सप्लेन किया, हेनरी मोजले ने एक्सप्लेन किया। और किसके बेसिस, ये एटॉमिक नंबर के बेसिस। चलो, ये हो गया तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोई डाउट है अभी यहाँ पे, क्लियर है सब लोग को। वापिस एक बार, कितने ग्रुप से, 18 ग्रुप से। कितने पीरियड से, 7 पीरियड से। उसके बाद कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है। कौन सा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट है। पी ब्लॉक में कितना है, ग्रुप नंबर 13 टू 18। डी ब्लॉक में कहां पे, 3 टू 12 के बीच में। उसके बाद तुम लोगों का एफ ब्लॉक में कौन सा, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज है। बीच में एक जिगजैग लाइन है, जिगजैग के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मेटल्स, राइट हैंड साइड क्या है, नॉन मेटल, और एग्जैक्ट जिगजैग लाइन पे क्या है बच्चों लोग आपके मेटलॉइड्स है। क्लियर। तो ये है आप लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलो उसके आगे जाते हैं बच्चों लोग। अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एग्जैक्टली क्या क्या करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक ऑन द बेसिस हम लोग यहाँ पे देखते हैं शेल। सबसे पहले देखते हैं शेल्स के बारे में। तो सर मेरे पास कितने टाइप के शेल्स है, सर मेरे पास 4 शेल्स है। कौन से, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, और दूसरा वाला कौन सा शेल है बच्चों लोग आपका, एन शेल्स है। अब ये शेल्स क्या होते हैं, अभी मतलब अभी देखो सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर में क्या काउंट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन काउंट करते हैं, बराबर है। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा उतना ही क्या रहेगा आप लोग का, प्रोटॉन से रहेगा, बराबर है। तो अभी हम लोग है ना, जो एलिमेंट है वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो हम लोग को पता चल गया, बट एलिमेंट में एटॉमिक नंबर पता चल गया, बट इलेक्ट्रॉन्स तो पता चल जाएगा ना ऑब्वियसली। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही क्या रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को अरेंजमेंट करना है, कहाँ पे, शेल्स में। ऑन द अभी शेल्स के बेस में अरेंजमेंट करना है, उसके बाद ही तो पता चलेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, उसके बाद ही तो रिएक्शंस वगैरह। मतलब पूरा बेस किसके बेसिस है, तुम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस है। जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली नहीं आएगा तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि कितना एलिमेंट कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वी कुड नॉट आइडेंटिफाई द वैलेंसी ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। समझ में आ रहा है। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वापस पहले ही बोला मैंने, शेल्स कितने बच्चों लोग मेरे पास, 4। कौन सा, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। अब ये बोलेंगे सर जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जैसे कि एस पी डी एफ का फुल फॉर्म होता है, वैसे कुछ के एल एम एन शेल का कुछ फुल फॉर्म होता है क्या, नहीं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। अभी देखो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि भाई बराबर है, क्योंकि कोई क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे सर अभी थोड़ी देर पहले एसपीडीएफ का फुल फॉर्म बता दिया, केएलएमएन का कुछ फुल फॉर्म है क्या, नहीं। केएलएमएन का कुछ भी फुल फॉर्म नहीं है। ना कि कोई साइंटिस्ट का इनिशिएटर है क्या, नहीं। तो इनिशिएटर भी नहीं है। बट एक मैं बता देता हूँ मतलब आप लोग के लिए जनरल नॉलेज के लिए कि देखो एक जो साइंटिस्ट था जिसका नाम है नील्स बोर था। तो नील्स बोर ने क्या किया था कि मतलब अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम नेक्स्ट ईयर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर्स पढ़ने वाले स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, तो उसमें आप लोगों को सारे साइंटिस्ट के बारे में पता चला कि जिसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, उसके बाद उसने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया, फिर उनको अरेंजमेंट किया इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सबके हिसाब से। तो एक नील बोर नाम करके साइंटिस्ट था, उसने शेल सब शेल्स के बारे में सब कुछ बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जंप करेगा तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करेगा वगैरह सब कुछ, समथिंग सो ऑन। बट एग्जैक्टली मैं बताता हूँ कि KLMNE क्यों है शेल्स के नाम। तो देखो सिंपल है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं। अभी आप ग्राउंड से एक्साइटेड का मतलब कैसे होता है बता देता। सपोज फॉर एग्जांपल आप ही है, आपको एग्जाम में सपोज अच्छे मार्क्स आए, मतलब आप लोग पहले नहीं पढ़ते थे ज्यादा बट ये एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स आए, टीचर ने तारीफ किया, दोस्तों ने तारीफ किया, आप लोगों के मम्मी पापा ने तारीफ किया, तो आप लोग क्या होते हैं चने के झाड़ पे चढ़ते हैं ना। तो वैसे सेम होता है किसका, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स पहले कौन से स्टेट में था, ये ग्राउंड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा तभी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करेगा, वो उसने फाइंड आउट किया था। किसने, बोर्स ने, मतलब नील बोर ने क्या किया था, ये फाइंड आउट किया था। ऑन द बेसिस उसने क्या किया था, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत ऊपर लेके जाता था। ऊपर मतलब कि आसमान में लेके जाता था क्या, नहीं, वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाता था और वहां से इलेक्ट्रॉन को छोड़ लेता था। तो वहां से उसने क्या कर दिया रे बच्चों लोग, उसको पता चला कि भाई ये एलिमेंट ये पोजीशन से ये पोजीशन में फेंका, मतलब ट्रांसफर किया, तो इतना इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, या उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, लिबरेट करेगा। तो उसने क्या किया, एनर्जी लेवल्स निकाला।
निकाले, मतलब हर एक एनर्जी का, मतलब हर एक शेल का एनर्जी लेवल निकाला कि भाई इलेक्ट्रॉन का इतना इतना एनर्जी लगेगा ये शेल्स में ट्रेवल करने के लिए, इधर से इधर, मतलब एक्साइटेड से ग्राउंड में। तो वहां पे उसने एक नोटिस किया कि भाई न्यूक्लियस के पास जो भी शेल है उसका ये एनर्जी लेवल है। अभी मुझे बताओ, जैसे कि मेंडेलियस ने क्या बोला था कि उसके पूरे पीरियोडिक टेबल में उसने 3 वैकेंट स्पेस रखा था जिसमें एलिमेंट को फिल किया था, क्या नहीं फिल किया था, बिकॉज वो क्या बोला, वो फ्यूचर में फिल हो सकता है कि फ्यूचर में कोई साइंटिस्ट आएगा, वो एलिमेंट को डिस्कवर करेगा और वो पोजीशन में जाके उसको बिठाएगा। तो वैसे ही ये जो तुम लोगों का जो बोर्ड था उसने क्या किया था, वो शेल्स के बारे में बता दिया था, एनर्जी लेवल्स के बारे में बता दिया था, बट वो वहां पे क्या बोला कि सपोज मैंने ये जो मेरा न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट जो शेल है उसको सपोज मैंने ए बी सी डी से, मतलब ए अल्फाबेट से स्टार्ट कर देता और इन फ्यूचर में कोई साइंटिस्ट आता और उसने और एक एनर्जी लेवल को आइडेंटिफाई करता या डिस्कवर करता कि जो कि न्यूक्लियस के और पास है, तो वहां पे वो जो साइंटिस्ट रहेगा वो शेल्स को क्या नाम रखेगा, नाम रखना है तो सीरीज में रखो ना, जैसे कि याद हो सकता है। अभी मैंने सपोज ए से स्टार्ट किया और कल जाके कोई एक साइंटिस्ट आया और उसने एक शेल के बारे में डिस्कवरी किया और वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो उसको डिफिकल्टी जाएगा नाम रखने के लिए वो शेल का। तो इसके लिए उसने लास्ट में XYZ से भी किया था क्या, नहीं, बिकॉज क्यों, जैसे कि KLMN होता है, N के बाद O भी हो सकता है, P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, बट वैसे ही सपोज लास्ट ही मैंने Z रखा, Z के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है क्या, नहीं आता है। तो इसके लिए उन्होंने जो बीच में से कोई भी एलिमेंट लिया, K एलिमेंट लिया और वहां से उसने क्या कर दिया, शेल्स का नेमिंग करना स्टार्ट किया। समझा, ये बहुत बड़ा मतलब एक इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है कि जो कि बच्चों को पता ही नहीं होता। जब अभी 11th में जाते बच्चों को किसी ने क्वेश्चन पूछा कि भाई शेल्स को KLMN क्यों बोलते हैं, क्यों उसका नाम KLMN दिया, तो वो बोलते नहीं सर हम लोग को 10th में नहीं था, हमारे टीचर ने भी सिखाया नहीं था, टीचर ने सिखाया नहीं था। बच्चों लोग आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, जब भी आप क्वेश्चन पूछेंगे टीचर को तो टीचर हमका सबका बताएगी कि भाई क्या रीजन है उसके पीछे, तो ये रीजन है। अभी समझा सब लोग को रीजन क्या है। चलो अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, फटफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते थे। देखो अभी सबसे पहले थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बोला था जिसको हम लोग बोलते हैं 2n² वाला फॉर्मूला। मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है बच्चों लोग, यहाँ पे शेल्स रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखा है, n, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता हूँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या, देखो यहाँ पे लिखता है 2n² वाला फॉर्मेट। देखो सर सिंपल है, सबसे पहले मैंने कौन सा रखा, k में कितने एलिमेंट, n का वैल्यू कितना कंसिडर किया, 1, मतलब ये फर्स्ट शेल है ना, इसके लिए तो 2 इंटू 1², तो 2 इंटू 1² क्या आएगा, 2 इंटू 1, कितना आंसर आएगा बच्चों लोग आपका, 2 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। सेकंड l में कितने एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ शेल्स कितना है वो तुम्हारा सेकंड शेल्स है, तो 2 इंटू 2², तो 2² का आंसर कितना आ रहा है 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर कितना आएगा बच्चों लोग आपका 8 इलेक्ट्रॉन आने वाला है। नेक्स्ट अभी आप लोगों का m कितना है, n का वैल्यू 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों लोग आपका 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कितना आएगा बच्चों लोग आपका 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। और उसके बाद आएगा तुम्हारा n, इसमें n का वैल्यू कितना है बच्चों लोग आपका 4, मतलब नंबर ऑफ शेल्स कितना है तुम्हारा, नंबर ऑफ शेल्स 4 थे न्यूक्लियस के पास वाला, तो 2 इंटू 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों लोग आपका 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां से आपको एक पता चला रहेगा कि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं, उसके बाद एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड होते हैं और लास्ट में एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड होते हैं। समझ में आ रहा है ये टेबल क्या है, ये टेबल के पीछे सीखने के पीछे एक ही रीजन है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई के में कितने एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट ही बोल रहा हूँ, के में कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो रहे हैं 2, एल में कितना हो रहा है बच्चों लोग आपका 8, उसके बाद एम में कितना आएगा तुम्हारा 18 और उसके बाद तुम लोगों का एन में कितना आएगा बच्चों लोग आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ये याद हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो भाई ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है कौन से शेल में। इसके आगे मैंने एन के आगे ओ भी दिया, ओ के लिए वैल्यू कितना लिखने का 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 दूसरा कितना आएगा 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। समझा, आर यू गेटिंग। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल वाइज देखते हैं। चलो ये पूरा यहाँ पे पूरे स्लाइड में हम लोग एग्जांपल करेंगे 1 बाय 1। चलो सबसे पहले मैंने लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों लोग यहाँ पे 11। अभी हम लोग यहाँ पे सब कुछ पढ़ने वाला है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, बैलेंस वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखा है बच्चों लोग यहाँ पे मैंने सोडियम, दिखाई दे रहा है ना सब लोग को, देखो सोडियम लिखा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों लोग यहाँ पे 11 है।
11 मतलब क्या सर, सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे तुम्हारे 11, प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे बच्चों लोग आपका 11 रहेगा। बट हम लोगों को किसके बेसिस करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ही अरेंज करना है। तो देखो पहले शेल में कितने जाएंगे तुम्हारे, देखो यहाँ पे मैं ना हाईलाइट कर रहा हूँ KLMN, बराबर। ये थोड़ा बेसिक से जा रहा हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे सर इतना बेसिक मत सिखाओ, बट बेसिक से जाना पड़ेगा बिकॉज आपको पता तो चलेगा एलिमेंट को, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करेंगे। देखो के शेल का कैपेसिटी कितना है, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 से ज्यादा ले सकता है क्या, नहीं। तो के में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन से 11 इलेक्ट्रॉन से, के में कितने चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। उसके बाद एल का कैपेसिटी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन का, तो एल में भी कितने चले गए मेरे 8 इलेक्ट्रॉन चले गए। अभी मुझे बताओ 8 + 2 कितना आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, तो 11 में से 10 गया तो बचेगा कितना 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, एम शेल में जाएगा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, 2,8,1। तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम का। इज दिस क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। अभी हम लोग जाते हैं, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग जाते हैं थोड़ा ये तो बेसिक हो गया, अभी थोड़ा और आगे जाते हैं। हम लोग देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। कितना एटॉमिक नंबर है 17। वापिस एक बार कैसे कैसे जाएगा देखो, फर्स्ट शेल में जाएगा तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में जाएगा आप लोगों के 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल 2 + 8 कितना आएगा तुम्हारा, आएगा 2 + 8 आएगा बच्चों लोग आपका 10 आ जाए। अभी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन से टोटल 17 है, तो 17 में से 10 चले गए तो बचे कितने तुम्हारे 7 इलेक्ट्रॉन्स ना। तो यहाँ पे बच्चों लोग कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा तुम्हारा 7 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इज दिस क्लियर। तो अभी देखो, अभी आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग के पास 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स है, तो 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना ही चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए। क्यों, जो कि आप लोगों को एग्जाम में 101% 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। कौन सा भी एलिमेंट दिया जाएगा और बोला जाएगा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट। क्लियर। तो देखो ये हम लोगों ने बता दिया था। चलो और भी बताते, चलो अभी आप बोलेंगे सर थोड़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता। देखो सिंपल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। यहां पे लिख के भी दे रहा हूं क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देख द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन समझा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इज नोन एज करेगा बच्चों लोग आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, बिकॉज इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 7, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों लोग आपका 7, बिकॉज आउटर मोस्ट में कितना है 7। आप बोलेंगे फिर वैलेंसी क्या है, वो हम लोग धीरे धीरे से जाएंगे, इतने भी क्या खाइए। अभी थोड़ा पहले सबसे पहले देखते कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। चलो अभी मैं यहाँ पे आप लोग को मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, वो भी आप लोग को सॉल्व करना है। जैसे मैंने दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा बच्चों लोग यहाँ पे देखो, अरे देखो 2,8,2। क्यों, देखो ना 2 + 8 कितना आएगा 10, 10 + 2 कितना आएगा 12। आ रहा है मेरा 12 आंसर। देखो आप लोगों को वही सिंपल है, सिर्फ खाली इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, वो शेल्स में उतने हिसाब से उसका जो मतलब जितना कैपेसिटी है उतने कैपेसिटी के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन्स को अरेंजमेंट करना है। इज दिस क्लियर, ठीक है। तो उतना ही करने का है। चलो अभी आप लोग को मैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देता हूँ जो आप लोग को घर पे सॉल्व करने का है। कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20 है। उसके बाद आप लोगों का सल्फर है, एटॉमिक नंबर 60 है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों लोग आप लोग का हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2। उसके बाद आप लोग को क्या आएगा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर आएगा 7। फिर उसके बाद आएगा आपका ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर आएगा 8। तो इतना सारे एलिमेंट्स का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में बहुत बार आप लोग को रिपीट दिखाई देगा ये क्वेश्चन। और हाँ, और एक बात बताता हूँ कि आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स बाय हार्ट होने चाहिए। क्यों, बिकॉज बता रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में सपोज मैंने क्वेश्चन पूछा राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉस्फर। भाई तेरे को फॉस्फर का एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो ही तू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता है। क्या है रे भाई फॉस्फर का एटॉमिक नंबर, फॉस्फर का एटॉमिक नंबर आता है बच्चों लोग आपका 15 आता है। तो 15 के हिसाब से कितना आएगा 2,8, क्या आएगा बच्चों लोग आपका 5। जब तक आपको एलिमेंट पता नहीं है, एटॉमिक नंबर नहीं पता चलेगा। एटॉमिक नंबर नहीं पता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता चलेगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है, बट एलिमेंट के बारे में ही नहीं पता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है,
तो कुछ फायदा है क्या? नहीं। इसके लिए 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स को बाय ऐड करने का नेम एज वेल एज उसका एटॉमिक नंबर। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, हम लोग देखते हैं अभी वैलेंसी के बारे में देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन मैंने प्रीवियस वाले स्लाइड में क्लियर कर दिया था, बट अभी उसका आगे का देखते हैं कि वैलेंसी क्या होता है। देखो, वैलेंसी में बी डिफाइंड एज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट with atoms of other elements in order to acquire the stable configuration that is 8 electron in a valence shell. In the some species cases it is a 2 electron. मतलब क्या भाई, ये थोड़ा कुछ बाउंसर गया सर, बाउंसर मत देखो, थोड़ा ध्यान दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता चला, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो वैलेंसी होता क्या है, देखो मैं एक सिंपल में बता रहा हूँ कि क्या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वैलेंसी क्या है। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखता हूं सिर्फ खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दो केस है सर, एक क्या आएगा लेस देन 4 और एक क्या आएगा बच्चों लोग आपका मोर देन 4। मतलब क्या सर, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 रहेगा और मोर देन 4 रहेगा तो क्या आएगा, देखो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ही क्या रहेगा आप लोगों का वैलेंसी रहेगा। क्यों? बिकॉज सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी रहेगा वही रहेगा आप लोग का वैलेंसी। क्यों? बिकॉज वैलेंसी में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं उतना क्या करते हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, डोनेट क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, बराबर है। और मोर देन 4 रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा वैलेंसी का मतलब वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब 8 में से वो जो भी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या करो माइनस करो। क्यों? बिकॉज उतना क्या करेंगे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या ये क्यों कर रहे भाई, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कर रहे? इसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे एक ही रीजन है, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट। हाँ बोलेंगे सर ये ऑक्टेट का मतलब क्या था? ऑक्टेट नाम से पता चल रहा है, ऑक्टेट का मतलब आता है बच्चों लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन। देखो अभी थोड़ी देर पहले मतलब थोड़ी जब भी मेंडेलियस का बता रहा था तभी मैंने आपको एक बता दिया था कि जो इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? उसके पीछे एक ही रीजन है कि भाई वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड का मतलब कैसे होता है, जब भी मेरे पास सब कुछ है, धन है, पैसा है, सब कुछ है, मेरे को कुछ काम करने की जरूरत है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही वो होते हैं तुम्हारे इनर्ट गैसेस होते हैं, इनर्ट एलिमेंट होता है कि जिनके पास लास्ट ऑर्बिटल में कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उनको कुछ काम करने की जरूरत है क्या? नहीं। उनको किसके साथ रिएक्शंस करना है क्या? नहीं करना है। क्यों? बिकॉज वो स्टेबल है। तो वैसे ही होता है बच्चों लोग कि हर एक एलिमेंट को लगता है मेरे को किसके जैसा बनना है, इनर्ट एलिमेंट के जैसा बनना है। तो इनर्ट एलिमेंट बनने के लिए मेरे पास एक ही रिक्वायरमेंट है, भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा तो मैं क्या हो गया इनर्ट हो गया। मेरा ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं तो मैं इनर्ट हो सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता। तो उसके लिए दो केस है, एक केस आता है आप लोग का लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं तो दूसरा वाला केस आ जाएगा मोर देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेस देन 4 रहेगा तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वही वैलेंसी रहेगा, और जितना वैलेंसी रहेगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब उतना वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अभी इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं एग्जांपल स्लाइड्स बता दूंगा कि क्या कैसे होता है। और मोर देन 4 रहेगा तो क्या करेगा भाई, वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना रहेगा माइनस करो। क्यों? बिकॉज जो भी आंसर आएगा उतने इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा बंदा गेन करेगा और क्या करेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो दोनों का एक ही मोटिव है कि मेरे को भाई ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और सिर्फ खाली हाइड्रोजन एक ऐसा केस है जिसमें ड्यूप्लेट, ड्यूप्लेट का मतलब आता है 2, ठीक है। तो वो इतना याद रखने का, हाइड्रोजन में ड्यूप्लेट होता है और बाकी सब में क्या होता है ऑक्टेट होना चाहिए। डन। तो चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। एक सेकंड ना, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे ही देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स है। देखो दिखा दे रहा है सब लोग को। तो मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों लोग, यहाँ पे सोडियम लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2, 8, कितना आएगा बच्चों लोग आपका 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा बच्चों लोग आपका 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अभी आप ही मुझे बताओ ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 आ रहा है या मोर देन 4 आ रहा है? देखो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ रहा है मतलब लेस देन 4 आ रहा है, तो इसका वैलेंसी कितना रहेगा सर? वैलेंसी रहेगा बच्चों लोग इसका 1 ही वैलेंसी रहेगा। कितना वैलेंसी रहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी रहेगा। इज दिस क्लियर? तो मतलब सपोज ये सोडियम ने कि आप लोगों का ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो उसके पास क्या बचेगा 2, 8 ही बचेगा ना। 8 मतलब
ऑक्टेट इज कंप्लीट सर, ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये बन जाएगा इनर्ट गैस जैसे, तो यही हो गया ना तुम्हारा, तो ये होता है तुम्हारा वैलेंसी वाला कंसेप्ट। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2,8,2। अभी मुझे बताओ लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, वापिस एक बार लेस देन 4 है मोर देन 4 है, लेस देन, तो लेस देन रहेगा तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही रहेगा वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो उसका वैलेंसी भी कितना रहेगा बच्चों लोग आपका, वैलेंसी रहेगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, या 2 कंप्लीट 2 डोनेट किया तो 2 और 8 ही बचेगा, वापिस ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है चलो हम लोग और आगे जाते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, 17 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अभी थोड़ा ध्यान दो, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे वैलेंसी कितना आएगा चेक करते हैं सर, एक सेकंड, वो इरेजर चालू हुआ था, वैलेंसी, चलो वैलेंसी का देखो क्या होता है बच्चे लोग, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 7 है, तो वैलेंसी कितना है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, ये मोर देन 7 है, सॉरी मोर देन 4 है या लेस देन 4 है, मोर देन 4, तो वैलेंसी के लिए क्या करेंगे 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूँ 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसका वैलेंसी कितना रहेगा 1, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी भाई गेन करेगी, गेन करेगी, मुझे बताओ 7 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो कितना होने वाला है 8 होने वाला है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर, तो ये है बच्चों लोग आप लोग के एग्जांपल किसके, वैलेंसी को, समझा अभी वैलेंसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले वैलेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है बच्चों लोग, यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जब भी आप लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चलेगा तभी भी आप लोग वैलेंसी निकाल सकते हैं, तो अभी आप लोग को जितने भी एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए वह सारे एलिमेंट्स को वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये भी आपको पता होना चाहिए। डन, नेक्स्ट चलो अभी हम लोग थोड़ा और आगे जाते हैं, क्यों और आगे में देखो क्या क्या दिया है, अभी हम लोग देखते हैं एटॉमिक साइज, अभी साइज क्या होता है भाई, सबका साइज होता है, मेरा एक साइज है आपका एक साइज है, सबका एक साइज होता है, तो वैसे एटम का भी कुछ ना कुछ तो साइज होने वाला है ना, यस अभी चेक करते हैं क्या क्या साइज है, देखो द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स द आउटर मोस्ट शेल, मतलब क्या, देखो फॉर एग्जांपल ये सोडियम है, ये मेरे पास क्या बचा आपका सोडियम, पहले मैं शेल्स लिखता हूँ उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स लिखता, ये देखो एक काम कर थोड़ा नीचे लिखता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बच्चों लोग, यहाँ पे सोडियम है, देखो ये सोडियम है, ये बच्चों लोग ये मेरा फर्स्ट शेल है, ये मेरा सेकंड शेल है, और ये मेरा क्या है थर्ड शेल है, बराबर है, इतना क्लियर हो रहा है। चलो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन को देखो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये क्रॉस से मैंने शो किया, देखो अभी यहाँ पे सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 11 है ना, तो 2,8, कितना आएगा 1, पहले शेल में 2 चले गए, दूसरे शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चले गए, और ये लास्ट में कितना आएगा बच्चों लोग आपका 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे सर ये डिस्टेंस क्या होता है, अभी मुझे बताओ, ये तो हो गया तुम्हारा सोडियम, तो सोडियम का अभी दूसरे वाले कलर से हाईलाइट करते, देखो ये तुम लोग का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इधर तक का जो भी डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एटॉमिक साइज, क्या बोलते हैं हम लोग इसको एटॉमिक साइज। आप बोलेंगे सर जब भी हम लोग सर्कल मतलब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो सेंटर से लेके लास्ट वाला जो तुम्हारा सर्कल होता है उसका जो तुम लोग का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, हाँ भाई उसको ही रेडियस बोलते हैं, हम लोग केमिस्ट्री के टर्म में उसको एटॉमिक रेडियस भी बोला करते हैं, और जितना तुम्हारा एटॉमिक रेडियस रहेगा उतना ही रहेगा तुम्हारा एटॉमिक साइज। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, तो आपको डेफिनेशन यही देना है, द एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम on its outermost shell and the atomic radius is expressed in the unit of a picometer। अभी मतलब क्या है, पिकोमीटर का मतलब क्या आता है, तो पिकोमीटर का मतलब आता है बच्चों लोग ये देखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर, मतलब क्या भाई
हम लोग ये मीटर या किलोमीटर में काउंट कर सकते हैं क्या एटम को? नहीं कर सकते, ना कि सेंटीमीटर में करेंगे ना कि मिलीमीटर में करेंगे। क्यों? बिकॉज एटम इज अ वेरी 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 स्मॉलेस्ट एंड टाइनी एंड इनडिविजिबल पार्टिकल है, बराबर है। तो वैसे ये एलिमेंट भी उसका ही केस होता है। तो एलिमेंट को हम लोग ऐसे टोटली ऐसे दिख सकते क्या नेकेड आई से? नहीं ना। माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते क्या? वो भी नहीं कर सकते। तो इनका जो भी यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? पिकोमीटर। मतलब वो बहुत टाइम्स, मतलब मीटर के 10⁻12 टाइम्स क्या है बच्चों लोग? उतना छोटा है। तो इतना ध्यान देने का। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस आर ऑलवेज टू बी काउंट इन अ पिकोमीटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलर देन द नैनोमीटर। मतलब ये क्या है रे भाई? नैनोमीटर से भी कम है। अभी पहले बता देता हूं। सबसे पहले रहेगा बच्चों लोग आपका देखो यहाँ पे क्या रहता है? नैनोमीटर। उसके बाद रहेगा बच्चों लोग आपका पिकोमीटर होता है। उसके बाद क्या रहता है? फर्मीमीटर होता है। तो ये पिकोमीटर क्या है रे? ये सबसे ज्यादा है। मतलब ये क्या है रे? नैनोमीटर से क्या है रे? स्मॉलर है। नैनोमीटर से स्मॉलर है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अभी एलिमेंट देखो क्या दिया? ऑक्सीजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड लिथियम है। तो ये सबके एटॉमिक रेडियस बताया पिकोमीटर में। इसका 66 है, 88 है, 77, 74, 111, 152। ये क्या है बच्चों लोग? आपका एटॉमिक रेडियस है। क्लियर? और यही जो एटॉमिक रेडियस है इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज बोलते हैं। क्लियर? डन। चलो नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के बारे में पता चला। तो पता चला रहेगा। तो वैसे आप लोगों को एक क्लोरीन का भी चेक करना है क्या है कि क्लोरीन का तुम्हारा डिस्टेंस कितना है वैसे। ठीक है? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर्स। अभी मेटालिक कैरेक्टर्स क्या है? चलो देखते हैं। सबसे पहले, it is the tendency of an atom to lose electron. The greater this the case of a lose of electron, greater will be the metallic character. मतलब क्या होता है सर मेटेलिक कैरेक्टर? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था पूरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड होता है मेटल, राइट साइड होता है नॉन मेटल, और बीच में जो जिगजैग लाइन है उसको उसके बॉर्डर पे क्या होते हैं आप लोग के? मेटलाइट्स होते हैं। तो वही होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट। भाई क्यों डोनेट करेंगे? अभी भाई मैं अंबानी हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे को क्या करने का? ज्यादा पैसा रखने का भी नहीं है, मेरे को सुखी लाइफ जीने का। तो मैं क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो वैसे जो मेटल्स होते हैं उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है और उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 2 3 मैक्सिमम 4 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उससे ज्यादा रह सकते हैं क्या? नहीं। तो वो क्या करेंगे? भाई मेरे को, मैं तो ऑक्टेट कंप्लीट फील है, मैं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा हूँ? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा हूँ। तो मैं जब भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तभी मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैं बन जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बनेगा? मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो वैसे ही होते हैं बच्चों लोग आपके मेटल जो होते हैं वो टेंडेंसी टू एटम लूज इलेक्ट्रॉन, और जितना ज्यादा तुम लोग इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे उतना मेटेलिक कैरेक्टर्स आपका क्या रहेगा बच्चों लोग? आपका बढ़ेगा। तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। अभी देखते हैं यहाँ पे ट्रेंड्स क्या क्या लिखा हुआ है। देखो देखो सबसे पहले बता देता हूं मैं, तो ये आप लोग को पता चल गया। देखो सोडियम है, यहाँ पे मैं एक रिएक्शन लिख के देता हूं। सोडियम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, क्या है बच्चों लोग? आपका 1 है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तभी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? +1। और ये कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, बराबर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कितना बचेगा? 2,8 ही बचेगा। क्यों? बिकॉज उसने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया ना। तो वैसे ही आप लोगों ने सपोज और एक एग्जाम्पल लिया बच्चों लोग, यहाँ पे मैग्नीशियम लिया। मैग्नीशियम का 2,8, क्या है बच्चों लोग? आपका 2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों लोग? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम 2+ पावर में। क्यों? बिकॉज उसने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे बच्चे कितना वापिस आप लोग का 2,8। तो ये हो गया आप लोगों का मेटेलिक मतलब मेटेलिक कैरेक्टर्स। क्या कि आप लोगों के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए उतने इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या करो? लूज करो या डोनेट करो। तो उससे मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होगा? तुम लोग का इंक्रीज होने वाला है। और आप लोगों का मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होता है। अभी यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड्स के बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखेंगे ट्रेंड्स। देखो सबसे फर्स्ट वाला अक्रॉस ग्रुप। क्या बोलने का? अक्रॉस ग्रुप। ये भाई ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम आएगा, लेफ्ट टू राइट आएगा? ग्रुप मतलब वर्टिकल कॉलम आता है या हॉरिजॉन्टल रो आता है? आप बोलेंगे सर वर्टिकल कॉलम आता है। वर्टिकल कॉलम मतलब टॉप टू बॉटम। अक्रॉस ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर क्या रहेगा बच्चों लोग? आपका इंक्रीज। आप बोलेंगे क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन एक ही है
ये पीरियड के ग्रुप के बारे में चालू था ना, बिकॉज साइज, एक काम करो, सॉरी सॉरी, ठीक है, बिकॉज अक्रॉस ग्रुप एटॉमिक साइज इज इंक्रीजेस। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले बोला क्या मेटालिक कैरेक्टर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बच्चों लोग आपका एटॉमिक रेडिया है ना, तो जैसे तुम्हारा रेडियस बढ़ेगा या साइज बढ़ेगा वैसे आप लोग का मेटालिक कैरेक्टर्स भी क्या होगा, मतलब आप लोग का इंक्रीज होने वाला है। तो वही रीजन है आप लोग का अक्रॉस ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर्स आर इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज अक्रॉस ग्रुप एटॉमिक साइज इज इंक्रीज। अभी इसके पीछे भी और एक रीजन है व्हाई एटॉमिक साइज आर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, बिकॉज across group new shell is added, new shell is added in each period, in each period, therefore the distance between nucleus and outermost orbital electron, outermost orbital is increases, ठीक है, देयरफॉर साइज क्या होगा आप लोग का इंक्रीज होगा। तो ये तुम लोगों का ट्रेंड पता होना चाहिए। क्या ट्रेंड है बच्चों लोग आप लोग का? वापस अक्रॉस ग्रुप टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर्स आर डिक्रीजेस। Why? Because across group atomic size is increases. Why atomic size is increases? Because across group new shell is added in each period. Therefore, the distance between nucleus and outermost orbital is also increases. तो ये तुम लोगों का रीजन है across the group मेटालिक कैरेक्टर्स आर इंक्रीज है। सर ये तो ट्रेंड हो गया अक्रॉस ग्रुप वाला, तो अक्रॉस पीरियड वाला ट्रेंड क्या है? चलो वही बता देता हूं, यहाँ पे ही लिख के देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं अक्रॉस पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक सॉरी मेटालिक कैरेक्टर्स decreases. Why? Because atomic size decreases. Atomic size क्या हो रहा है आप लोग का? डिक्रीज हो रहा है। Why? Because nuclear charge is increases. अभी न्यूक्लियर चार्ज ये होता क्या, और यहाँ पे याद रखने का न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीजेस। अभी आप बोलेंगे सर सिंपल से न्यूक्लियर चार्ज ये क्या है, कंसेप्ट बता दे। तो देखो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। देखो एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, जो कि आप लोगों का प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में होता है, बराबर है। अभी सिंपल सी बात है, सोडियम ले लो या कौन सा भी एलिमेंट ले लो, उसका जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना एटॉमिक आप लोगों का उसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, और उतना ही क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अभी ये वाला बात करते हैं, ये सोडियम है, ये सोडियम का तो एटॉमिक नंबर कितना आप लोग का 11 है, ये सोडियम है, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना आपका 11 है, बराबर है। तो भाई इसमें तो 11 इलेक्ट्रॉन थे इसमें, बट कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों? बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को तुमने क्या किया, डोनेट। बट प्रोटॉन को डोनेट किया क्या? नहीं। सब प्रोटॉन को कैसे डोनेट कर सकते हैं? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हैं बिकॉज वो न्यूक्लियस के बाहर है, ऐसा ना। अभी मुझे बताओ, वही तो कंसेप्ट है। अभी सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पे दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, बट इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया रे, डोनेट कर दिया, बट न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन बचेगा ना। तो अभी मुझे बताओ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है मतलब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, बाहर कौन सा चार्ज है, निगेटिव है, बराबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो मुझे बताओ, सपोज जितना पॉजिटिव और जितना निगेटिव दोनों भी सेम रहेगा, तो दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बट अभी क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और नेगेटिव चार्ज एज इट इज है, तो कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा मतलब साइज क्या होगा, छोटा होएगा कि नहीं होएगा। तो वही कंसेप्ट है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, सेम शेल में ऐड हो रहा है।
उसके लिए न्यू शेल कुछ ऐड कर रहे हैं क्या? नहीं सर, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इसके वजह से आप लोगों का जो इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं न्यूक्लियस हूँ, ये सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया, चलो ये रिमोट है मेरा, ये रिमोट क्या है बच्चों लोग आपका न्यूक्लियस, और मेरे इलेक्ट्रॉन इसको सराउंडिंग में घेर के खड़े हुए हैं, बराबर है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को सराउंडिंग में घेर के खड़े हुआ है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स वही शेल में ऐड हो रहा है ना, वैसे सब प्रोटॉन भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में ऐड हो रहा है, तो किसका ताकत बढ़ रहा है, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का ताकत बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन अपने आजू बाजू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, स्पाइडरमैन पता है ना, स्पाइडरमैन क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना, तो वैसे आप लोगों का न्यूक्लियस क्या करेगा, सराउंडिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करके लेगा, और ये जो तुम लोगों का अट्रैक्शन है, इसके वजह से तुम्हारा साइज क्या होने वाला है, कम, और ये जो तुम लोग का न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। इज दिस क्लियर? तो देखो इतना याद रखने का, अक्रॉस ग्रुप न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई साइज इज इंक्रीजेस, और अक्रॉस पीरियड आप लोग का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इज दिस क्लियर? तो ये है तुम लोगों का मेटालिक कैरेक्टर्स का ट्रेंड्स। डन? चलो चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। अभी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होता है सर, देख दो, जैसे मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या लूज करते हैं, वैसे ये जो तुम लोग के नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो बेसिकली नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज टेंडेंसी टू ऑफ एन एटम इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या देखो, ग्रेटर द एज ऑफ अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर विल बी द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होने वाला है, आप लोगों का इंक्रीज होने वाला है। चलो उसके आगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, मतलब क्या सर, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, और नॉन मेटेलिक क्या बच्चों लोग आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ट्रेंड है, ट्रेंड देखते क्या क्या है, ट्रेंड, एक सेकेंड ना, हाँ, ट्रेंड देखने से पहले हम लोग थोड़ा पहले ना यहाँ पे नॉन मेटेलिक के बारे में देखते हैं। बच्चों लोग एग्जांपल है, जैसे कि मैंने क्लोरीन लिखा, कौन सा लिखा मैंने यहाँ पे, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों लोग आपका 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2,8, क्या रहेगा बच्चों लोग आपका 7, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, तो ये बैलेंस कितना रहेगा इसका 1, क्यों, बिकॉज 8 में से 7 क्या तो 1 बचेगा ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा Cl माइनस, क्यों, बिकॉज नेगेटिव चार्ज आएगा, कभी आएगा जब भी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तभी। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते इलेक्ट्रॉन्स की तरह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे 2,8,7, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बच्चों लोग 2,8,8, तो वही होता है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है नेगेटिव चार्ज आता है, बट ये कौन सा कैरेक्टर है बच्चों लोग आपका, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब दिस इज योर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको थोड़ा पता होना चाहिए, एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या रहेगा बच्चों लोग आपका, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। या वाइस वर्सा बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो आप बोलेंगे सर ऊपर तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिखा है, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों का मीनिंग क्या आएगा बच्चों लोग आपका सेम ही आने वाला है। डन? तो चलो उसके आगे जाते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों लोग, बिकॉज ये थोड़ा बड़ा स्लाइड है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रॉपरली की ट्रेंड्स कैसे फॉलो करेंगे। देखो हम लोग पहले देखते हैं अक्रॉस ग्रुप, अक्रॉस ग्रुप, अक्रॉस ग्रुप का मतलब आता है बच्चों लोग आपका टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो अक्रॉस ग्रुप क्या हो रहा है, सेम सेम सिनारियो लिखने का, सिनारियो मतलब वही रहे, एटॉमिक साइज के बारे में देखो, देखो पहले एटॉमिक साइज मत लिखो, एक सेकंड, अक्रॉस ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स, मेटालिक कैरेक्टर is decreases. Why? Because across group atomic size increases. Why? Because new shell is added, new shell is added, and that's why
न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। बच्चों लोग देखो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिख के दिया है, ये कीवर्ड्स आपको याद रहेगा तो आप लोग आपके ओन वर्ड्स में स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म है देखो, अक्रॉस ग्रुप मतलब टॉप टू बॉटम में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स आर डिक्रीजेस। व्हाई नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स आर डिक्रीजेस? बिकॉज अक्रॉस ग्रुप एटॉमिक साइज आर इंक्रीजेस। भाई व्हाई एटॉमिक साइज आर इंक्रीजेस? सेम बिकॉज न्यू शेल इज एडेड। न्यू शेल इज एडेड होने के पर क्या फर्क पड़ने वाला है? पर न्यू शेल ऐड होएगा तो तुम्हारा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का डिस्टेंस भी क्या होगा तुम्हारा? इंक्रीज होने लगेगा। तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा सर? न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज। एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या रहेगा तुम्हारा? डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। ये अभी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा है। चलो अभी उसके बाद जाते हैं। उसके बाद क्या सर रहेगा आपका? अक्रॉस पीरियड। क्या रहेगा बच्चों लोग आपका? अक्रॉस पीरियड। अक्रॉस पीरियड क्या होता है बच्चों लोग आपका? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है। अभी लेफ्ट टू राइट में क्या सिनेरियो है देखते हैं, चलो देखो। नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स इज increases, non-metallic characters are increases. Why? Because atomic size decreases across period, electrons are added in same shell, added in same shell, therefore nuclear charge इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? तो वही तो रीजन है। मतलब यहाँ पे ईच मतलब इस टाइम क्या हो रहा है? न्यू शेल ऐड हो रहा है, बट यहाँ पे सेम शेल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या रहेगा? इंक्रीज होगा। तो ये बच्चे लोग आप लोगों के कीवर्ड से एक बार कीवर्ड्स याद रहेगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी आंसर्स लिख सकते हैं, ठीक है, आपके ओन वर्ड्स में। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग ने देखा, ये पूरा आप लोगों के ये टेक्स्ट बुक में ही लिखा हुआ है, ये पूरा टेबल है। देखो जरा क्या दिया है, डिक्रीज एटॉमिक रेडियस। भाई लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, तो लेफ्ट टू राइट जाएगा तो एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली डिक्रीज ही होने वाला है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन अ सेम शेल। इसके वजह से साइज क्या होता है तुम्हारा? डिक्रीज। साइज कैसे डिक्रीज होगा सर? इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होता रहेगा तो तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो तुम्हारा न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा तुम लोग का? कम होने वाला है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस का होगा? डिक्रीज। नेक्स्ट वाला, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? वही जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करता है? नॉन मेटल गेन करता है। तो इसके लिए उसको नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स बोलो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो, दोनों भी लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है? इंक्रीज। बट एक डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर्स, भाई ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या आ रहा है? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। लेफ्ट वाले जो भी है वो नॉन मेटल्स है, वो क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे, बिकॉज उनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो वहां पे वो थोड़ी डोनेट करने वाले, कुछ नहीं डोनेट करेंगे। तो इसके लिए डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब लेफ्ट टू राइट जैसे जाएंगे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होने वाला है? आप लोगों का डिक्रीज होने वाला है। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा अभी क्या घूम के देखने का है क्या? नहीं, जरा पढ़ो क्या दिया है। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा बिकॉज एवरी टाइम न्यू शेल ऐड हो रहा है। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। भाई साहब वही है ना, क्या रीजन था? एटॉमिक रेडिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर्स एंड एटॉमिक रेडिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो जहां पे मेटेलिक एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा वहां पे मेटेलिक कैरेक्टर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम में रेडियस बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर्स भी बढ़ेगा, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या रहेगा तुम्हारा? डिक्रीज होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या दिया है? इंक्रीज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटेलिक कैरेक्टर्स। क्लियर है? समझा ये टेबल क्या दिया है, चार्ट के पीछे क्या रीजन है? देखो ये तुम्हारा ब्लू वाला कंसेप्ट क्या है? तुम्हारे मेटल्स है। जो तुम लोग के जिगजैग लाइन के बॉर्डर है वो क्या है आप लोग के? नॉन मेटल सॉरी मेटलॉइड्स है। और जो यहाँ पे ग्रीन कलर के वो क्या है बच्चों लोग? आपके नॉन मेटल्स है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अभी लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडिएशंस ऑफ अ हैलोजन फैमिली। अभी हम लोगों ने सब कुछ सबके बारे में अभी देखो, ये चैप्टर इतना मतलब वास्ट चैप्टर है, जब आप 11 12 में जाएंगे तभी आप लोग को ईच ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल में। बट अभी हम लोग को ये पूरे मतलब ये स्टेट बोर्ड में आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में ये जो चैप्टर दिया है उसमें सारे ग्रुप का इंडिविजुअल कुछ नहीं बताया, उन्होंने हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा ही बता दिया था। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हैलोजन फैमिली के बारे में थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, द ग्रुप 17 कंटेन्स द मेंबर्स ऑफ द हैलोजन फैमिली, मतलब ये जो तुम्हारा 17 है उसको क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली बोलते हैं। तो एग्जाम में 1 MCQ के लिए 1 सेंटेंस के लिए क्वेश्चन आ सकता है। 17 ग्रुप इज नोन एज विच फैमिली, हैलोजन फैमिली, ये याद रखने का है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फॉर्मूला X2, मतलब क्या X2 मतलब भाई सारे के सारे क्या है, डाई एटॉमिक है। क्या है तुम्हारे, डाई एटॉमिक है। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है, मतलब पेयर, कपल होते हैं ना, जैसे कि वो पेयर, वैसा पेयर फॉर्मेट रहता है। ये कभी सिंगल रहेगा क्या, नहीं, ऑलवेज डायटोमिक फॉर्मेट में रहेगा। तो ये X2 होता है। नेक्स्ट, अ ग्रेडिएशन इज ऑब्जर्व इन द फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप, मतलब क्या सर, जैसे भी तुम लोगों का जो ये रहता है, कौन सा हैलोजन फैमिली है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएगा वैसे प्रॉपर्टीज में क्या रहेगा, आप लोग को डिग्रेडेशन दिखा देगा, मतलब प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस होता रहेगा। वो सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है, उसके बाद में फिजिकल है या केमिकल है, सब में चेंजेस दिखाई देगा। तो अभी यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में क्वेश्चन आता है, ये 1 सेंटेंस के लिए पूछा जाएगा। फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, मतलब यहाँ पे F2 और यहाँ पे क्या है बच्चों लोग आपका Cl2, ये दोनों भी क्या है बच्चों लोग आपके गैसियस फॉर्मेट है। नेक्स्ट, ब्रोमीन, ये क्या है बच्चों लोग आपका लिक्विड फॉर्मेट है, मतलब Br2 जो भी है लिक्विड फॉर्मेट है। और लास्ट में आयोडीन है, मतलब I2, ये कौन सा फॉर्मेट है बच्चों लोग आपका, सॉलिड फॉर्मेट है। क्लियर, तो बस ये इतना ही आप लोगों को पता होना चाहिए। वापस एक बार, हैलोजन फैमिली में क्या होता है, सारे के सारे डायटोमिक मतलब X2 फॉर्मेट में रहते हैं, और इनका ग्रेडिएशन ऑब्जर्व इन द फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप, मतलब इनके जो फिजिकल स्टेट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट का अलग अलग फिजिकल स्टेट है। जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन दोनों भी डायटोमिक, दोनों भी क्या है, गैसियस फॉर्मेट। ब्रोमीन क्या है बच्चों लोग आपका, लिक्विड फॉर्मेट। और आयोडीन कौन सा बच्चों लोग आपका, सॉलिड फॉर्मेट। ठीक है, इज दिस क्लियर। तो चलो देखो, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हम लोगों ने प्रॉपर्ली देख लिया है 1 शॉट लेक्चर में। अभी इसमें कुछ डाउट रहेगा, क्या कुछ रहेगा, तो हम लोग अभी नेक्स्ट, मतलब जब भी आप लोग का लेक्चर रहेगा, मतलब आप लोगों का जो टेक्स्ट बुक वगैरह है, टेक्स्ट बुक में आप लोग को एक बार रीड करो कि क्या क्या मतलब लिख के दिया हुआ है, एज वेल एज आप लोग को नोट्स फॉलो करना रहेगा। तो ये PPT भी आप लोगों को दिनेश सर स्मार्ट स्टडी पे आप लोगों को मिलेगा, दिनेश सर के ऐप पे आप लोग को ये PPT फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर दैट।